दोस्तों, हमारे चैनल दृष्टि फार्मा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमने देखा इससे प्रीवियस वीडियो में सोशल फार्मेसी का हमने शॉर्ट क्वेश्चन टाइप यानी कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है कवर कर लिए थे, 4 मार्क्स तक के भी। अब हम चलेंगे अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमने 16 क्वेश्चन को तैयार किया है। आप देखेंगे इसके अलावा बोलते हैं ना कि आपको एग्जाम में कुछ अलग से नहीं मिलने वाला, ये मैं 100% श्योर हूँ। सारा एग्जाम देखो इसी में से आने वाला है, तो इनको बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए चलो। देखो थोड़ा आपको लगेगा कि यार ये तो इसने ज्यादा बताया है, मैं फिर से वही बोलूंगी यार तुम थोड़ा सा ज्यादा पढ़ोगे तो उससे थोड़ा कम ही तो लिख के आओगे एग्जाम में। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगी थोड़ा स्पीड में बताने की, बस क्लियर होते हुए चलना चाहिए। पूरा सिलेबस आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा एक ही वीडियो में। तो देखो अब मैं क्या करूंगी, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको हर एक क्वेश्चन को दिखाते हुए चलूंगी कि देखो यहाँ से क्वेश्चन इतनी बार आया हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, डिफाइन द टर्म डेमोग्राफी। क्या डेमोग्राफी क्या है, ठीक है। और उसके बाद एक्सप्लेन डेमोग्राफिक साइकिल, और हमें एक्सप्लेन करना है डेमोग्राफिक साइकिल क्या होती है। डेमो से हम क्या समझते हैं, पीपल से रिलेटेड है। इसको बताने से पहले मैं दिखा देती हूँ कि हमारे चैप्टर 2 का टॉपिक है। देखो चैप्टर 2 में जिसमें हमारा पहला टॉपिक है डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग, दोनों में से आपको क्वेश्चंस यहाँ पे दिख जाएंगे। तो चलो देखते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसके अंदर। देखो सबसे पहले मतलब मैं कह रही हूँ ना कि अगर मैं आपको बता रही हूँ तो मैंने यहाँ पे सब कुछ बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कोई मुश्किल नहीं होगी पढ़ने में। देखो डेमोग्राफी, अगर हम इस वर्ड को तोड़ के बताएं तो डेमो का मतलब होता है पीपल यानी लोग, ग्राफी का मतलब क्या, कुछ रिटर्न में कुछ डिस्क्रिप्शन लोगों के बारे में। लोगों के बारे में हम क्या चीजें देखेंगे, उनकी एज क्या है, डिफरेंस क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, और कैसे कैसे किस दर से लोग जन्म ले रहे हैं और किस दर से मृत्यु हो रही है। तो सब कुछ देखना, सबके बारे में पढ़ना ही क्या है, एक डेमोग्राफी है, ठीक है। तो देखो ये लिखा है डेमोग्राफी इज ए स्टडी ऑफ पॉपुलेशन की स्टडी करना, इंक्लूडिंग देयर साइज को देखते हुए कि छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, बूढ़े, सबको स्ट्रक्चर देखते हुए चलना, और क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है उनका, कहाँ कहाँ पे किस एज का पर्टिकुलर रोल है। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हम सोशल फार्मेसी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट हमारा फार्मेसी को रिलेट करेगा किससे, पूरे हमारे समाज से, ठीक है, कहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पे भी फार्मासिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। डेमोग्राफिक साइकिल, अब पहला पॉइंट क्या था, डेमोग्राफी को डिफाइन करो। और हाँ, इसके प्रॉपर नोट्स आपको, ये जो क्वेश्चंस हैं प्रॉपर हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में से जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो डेमोग्राफिक साइकिल जो होती है वो क्या होती है, एक पैटर्न होता है। क्या होता है, पैटर्न, एक तरीका है कि चेंजेस क्या आ रहे हैं, बदलाव क्या आ रहा है हमारे बर्थ रेट में। बर्थ रेट का मतलब क्या होता है, किस स्पीड से जन्म हो रहा है, ठीक है। डेथ रेट, कितनी स्पीड से, कितने दर से जो है मृत्यु हो रही है। और पॉपुलेशन ग्रोथ की, ग्रोथ क्या है पॉपुलेशन की, ठीक है। तो इसके बारे में हम क्या करते हैं, एक पैटर्न को पढ़ना ही क्या है, डेमोग्राफिक साइकिल है। तो इसके अंदर काफी सारी स्टेजेस आती हैं, जिसमें से हमारी पहली जो स्टेज होती है वो क्या होती है, हाई स्टेशनरी की। यानी कि हाई स्टेशनरी से हम क्या समझेंगे कि रुकी हुई है, एक स्टेशनरी का मतलब रुकी हुई स्टेज है, ठीक है। तो रुकी हुई है पर हाई पे है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा। देखो एक ये फर्स्ट स्टेज है, सबसे पहली स्टेज है डेमोग्राफी की यानी पॉपुलेशन की। इस स्टेज में क्या होता है, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही सबसे ज्यादा होते हैं, यानी कि जितने लोग जन्म लेंगे उतने ही लोगों की मृत्यु भी होगी। तो मोर्टेलिटी रेट यहाँ पे क्या होता है, हमारा इक्वल रहता है किसके, बर्थ रेट के, ठीक है। और ये बैलेंस करते हैं एक दूसरे को और आराम आराम से ग्रो करते हैं, ठीक है। जितने ही लोग जन्म लेंगे उतनी ही डेथ भी होगी, तो ये ग्रो करता रहता है स्लोली और बैलेंस रखता है। तो ये क्या था, हाई स्टेशनरी। अब अभी आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा, जब आप एक बार ग्राफ देख लोगे ना तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। उसके बाद क्या आता है, एक होता है अर्ली एक्सपेंडिंग, यानी कि अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, एक्सपैंड हो रहा होगा, ठीक है। तो ये एक तो ये सेकंड स्टेज हो जाती है, सबसे पहला पॉइंट तो यही है। उसके बाद क्या होता है, इन दिस स्टेज डेथ रेट जो होती है वो यहाँ पे डिक्लाइन होने लग जाती है। अब डेथ रेट जो है धीरे धीरे कम होने लग गई। कम क्यों होने लग गई, क्योंकि अब हम क्या बोलेंगे, यार लोगों में क्या है, इंप्रूवमेंट आ रहा है, हेल्थ केयर सर्विसेज बढ़ गई हैं, डॉक्टर बढ़ गए, है ना, स्टाफ जो है हॉस्पिटल का काफी अच्छा हो गया है, कि जिससे क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को केयर मिल रही है, केयर मिलेगी, फैसिलिटी मिलेगी उन्हें कम प्राइस में, यानी कि फ्री में, मुफ्त में इलाज होगा, तो इंप्रूवमेंट भी तो होगा हेल्थ केयर में, जिसकी वजह से डेथ रेट जो है वो कम हो रहे हैं, मृत्यु दर कम हो गया है। सैनिटेशन, साफ सफाई रखने की वजह से अच्छा पोषण मिल रहा है, तो इसकी वजह से हमारा क्या है, डेथ रेट कम हो गया है। और बर्थ रेट जो है हाई हो गया है, क्या हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है और ग्रो कर रहा है रैपिडली। यानी कि देखो आप सोचो कि लोग कम मर रहे हैं, लेकिन जो जन्म दर जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। तो इससे क्या होगा, एक्सपैंड ही तो होगा, बहुत जल्दी अर्ली एक्सपेंडिंग हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर हमने ये देखा, और ये क्या थी, हमारी सेकेंड स्टेज थी।
उसके बाद आता है लेट एक्सपेंडिंग। लेट एक्सपेंडिंग का मतलब क्या है, ये हमारी थर्ड स्टेज होती है। इस स्टेज में क्या होता है, जो बर्थ रेट होती है वो अब डिक्लाइन होने लग जाएगी। अब एक्सपेंड जो है वो बहुत लेट हो रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा बाद में। तो क्या होगा इसमें, एक तो तीसरी स्टेज है, यहाँ पे बर्थ रेट डिक्लाइन होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि अर्बनाइजेशन हो गया है, एजुकेशन का लेवल बढ़ गया है, लोगों के अंदर कंट्रासेप्शन की नॉलेज बढ़ गई, यानी कि प्रेगनेंसी को कैसे रोकना है, ठीक है, यानी कि लोगों को सारी चीजों के बारे में पता चल रहा है, अवेयरनेस फैल रही है। कि बोलते हैं ना कि अर्बनाइजेशन होना, यानी कि लोग हायर सोसाइटी की तरफ चले जा रहे हैं, जहां पे वो देख रहे हैं यार कि जितने ज्यादा बोलते हैं ना कि बर्थ रेट एकदम रुकी जाए, एक बच्चा हो, एक बच्चे को ही अच्छे से पालन पोषण हो, उसको ही अच्छे से एजुकेशन दिलवाई जाए। तो इन सब चीजों को देखते हुए क्या हो रहा है, बर्थ रेट हमारा डिक्लाइन हो जाता है आते आते, कब, लेट एक्सपेंडिंग में, ठीक है। और डेथ रेट जो है वो भी डिक्रीज होता है। यहाँ पे हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है वो धीरे धीरे स्लो होने लग जाती है। अब खुद ही सोचो यार, जब बर्थ रेट ही हमारा डिक्लाइन हो गया तो पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होगी, नहीं होगी, ठीक। और लो स्टेशनरी क्या होता है, हमारा फोर्थ स्टेज होता है, यानी कि हमने अपना सबसे पहला स्टेज कौन सा देखा, हाई स्टेशनरी, उसके बाद अर्ली एक्सपेंडिंग, उसके बाद ठीक है। तो अभी हमने इसमें क्या देखा, अपना अर्ली एक्सपेंडिंग कैसे हो रही है, ठीक है, लेट एक्सपेंडिंग कैसे हो रही है। इससे भी पहले हाई स्टेशनरी हो जा रहा है, जिसमें डेथ रेट बर्थ रेट दोनों क्या है, सेम गति से बढ़ रहे हैं। फिर अर्ली एक्सपेंडिंग में क्या होता है, हमारा बर्थ रेट तो बढ़ता रहता है, लेकिन जो हमारा डेथ रेट है वो हमारा डिक्लाइन हो जाता है। क्यों, क्योंकि इंप्रूवमेंट हो रहा है हेल्थ केयर में। फिर लेट एक्सपेंडिंग का मतलब क्या है, कि जो हमारा बर्थ रेट है वो गिरता हुआ चला जा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब नॉलेज बढ़ गई है, लेवल ऑफ एजुकेशन बढ़ गया है। अब लो स्टेशनरी में देखो क्या होता है, यहाँ पे बोथ बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही लो हो जाते हैं, ठीक है। ये फोर्थ स्टेज है, और यहाँ पे स्लोली ग्रोइंग हो जाती है पॉपुलेशन, बहुत धीरे धीरे ग्रो करती है, यानी कि स्टेबल हो जाती है। और लास्ट हमारा डिक्लाइनिंग होता है, फिफ्थ स्टेज, जिसमें क्या होता है, पॉपुलेशन जो होती है हमारी वो एकदम डिक्लाइन हो जाती है, बिगिंस टू डिक्लाइन, बिकॉज बर्थ रेट इज लोअर देन डेथ रेट। क्यों पॉपुलेशन क्यों गिरने लग जाती है, क्योंकि बर्थ रेट से जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है, किससे, डेथ रेट से, डिक्लाइनिंग में। तो देखो इसका थोड़ा हम ग्राफ देख लेते हैं कैसे जाता है। डेमोग्राफिक स्टेजेस है हमारी, देखो सबसे पहले हमने हाई स्टेशनरी पढ़ी थी वो बना दी, उसके बाद अर्ली एक्सपेंडिंग था वो बना दिया, लेट एक्सपेंडिंग था उसका ग्राफ बनाया, लो स्टेशनरी है और ये वाला पार्ट जो है पूरा डिक्लाइनिंग है, और पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पे हो रही है। सबसे पहले स्टेशनरी है, ठीक है, यहाँ पे भी पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो रही, जहाँ पे हमारा बर्थ एंड डेथ रेट जो है अभी साथ साथ ग्रो कर रहे हैं, चल रहे हैं हमारे, ठीक है, यहाँ पे दोनों ही इक्वल है ना, हाई स्टेशनरी में दोनों ही बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद देखते हो धीरे धीरे जो हमारा बर्थ रेट है और कौन सा, ये देखो एक हमारा क्या है, बर्थ रेट है, एक डेथ रेट है, तो दोनों ही देखो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। यानी अर्ली एक्सपेंडिंग में हमने पढ़ा था कि हमारा ये वाला कौन सा है, डेथ रेट है, ठीक है, और ये वाला हमारा बर्थ रेट हो जाता है। तो अर्ली एक्सपेंडिंग में पढ़ा था जो है डेथ रेट जो है धीरे धीरे हमारा क्या है, डिक्रीज हो रहा है, बर्थ रेट बढ़ रहा है। फिर उसके बाद ग्रोज रैपिडली, कौन से में, लेट एक्सपेंडिंग में। उसके बाद देखते हो कि स्टेशनरी हो जाता है, दोनों ही हमारा जाकर के बर्थ रेट भी कम, डेथ रेट भी कम। डिक्लाइन में भैया एकदम ही खत्म, बर्थ रेट एकदम ही लो चला जाता है एज कम्पेयर टू डेथ रेट, ठीक है। ये था हमारा डेमोग्राफिक साइकिल के बारे में, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था, बस एक बार आपको ग्राफ समझ में आ जाए तो आप ही अच्छे से लिख के आ जाओगे, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन आ गया चैप्टर 2 का ही, ये भी 5 से 6 बार हमारा पूछा गया एग्जाम में। फैमिली प्लानिंग क्या है, व्हाट इज फैमिली प्लानिंग, और एडवांटेजेस बताओ और डिसएडवांटेज बताओ किसके, कॉन्डम के। तो फैमिली प्लानिंग क्या है, फैमिली प्लानिंग का मतलब है यार कि कैसे हम एक फैमिली को जो है प्लान करते हैं, कितना हम गैप रखते हैं चिल्ड्रन के बीच में, और कंट्रासेप्शन का कैसे यूज करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि जो टर्मिनेट करे, जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर दे, ऐसी हमारी डिवाइसेस के बारे में हम इसमें नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। फैमिली प्लानिंग क्या है, इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ हाउ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कंट्रीब्यूट टू दी, जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं वो सब क्या प्रमोट कर रही है, किसको, फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव को, किसमें, हमारी कम्युनिटी में। तो इसके बारे में हम इसमें पढ़ना है। तो यानी इसमें हम मेनली क्या करते हैं, एक प्रैक्टिस है जिसमें हम कंट्रोल करते हैं नंबर एंड स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन, की कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन होने चाहिए और कितना बच्चों के बीच में गैप होना चाहिए, बाय द यूज ऑफ कंट्रासेप्शन। कंट्रासेप्शन का यूज करके, कंट्रासेप्शन का मतलब है ऐसी चीजें जो प्रेगनेंसी को रोके, जो कंसीव होने से रोक दे, और एजुकेशन। तो फैमिली प्लानिंग में कुछ नहीं है, हम कंट्रोल करते हैं नंबर और स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन इन दी कम्युनिटी टू प्रमोट करना है ना फैमिली प्लानिंग को, बाय द यूज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का यूज करके। तो इसका हमारा फैमिली प्लानिंग का देखो एम क्या होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इसका एम होता है
इनेबल इंडिविजुअली और जो कपल होते हैं दोनों के को ही इन्फॉर्म करना डिसीजन लेने के बारे में कि कब तुम्हारे बच्चे होने चाहिए और कितने बच्चे होने चाहिए। तो ये इसका मेन एम होता है। तो आपने सुना भी होगा हम दो हमारे दो, तो हाँ वो फैमिली प्लानिंग के लिए ही है, ठीक है। और इसी में ही अब हम देख लेते हैं, देखो हमारे सिलेबस में भी है रोल क्या होता है फार्मासिस्ट का। फैमिली प्लानिंग में क्वेश्चन आ जाता है, सबसे पहले वो डिस्प्लेइंग करता है फैमिली प्लानिंग पोस्टर वगैरह जो होते हैं उनको डिस्प्ले करना हॉस्पिटल में, ड्रग स्टोर में, कि कंट्रासेप्शन का यूज कैसे करें, जैसे कॉन्डम वगैरह का प्रचार करना, इन सब के बारे में। इससे क्या होगा, फैमिली प्लानिंग होगी। एडवाइस करना पीपल को अबाउट इंपॉर्टेंस के बारे में बताना, क्या अहमियत होती है फैमिली प्लानिंग की। इससे क्या होता है, लेवल ऑफ एजुकेशन बढ़ जाता है। एक बच्चा होगा तो यार उसे अच्छे से पढ़ाएंगे, स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए चिल्ड्रन के बीच में, गैप कितना हो, ताकि एक को अच्छा न्यूट्रिशन भी मिल जाए, सब कुछ अच्छे से, मदर की हेल्थ अच्छी रहे। ये सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फार्मासिस्ट इन सब चीजों को बताता है। फार्मासिस्ट और क्या बताते हैं देखो, और वो एक्सप्लेन भी करते हैं ओरल कंट्रासेप्टिव्स के बारे में, ठीक है, जैसे जो हमारी जो पिल्स वगैरह आती है उनके बारे में, हार्मोनल कंट्रासेप्टिव के बारे में, इन सब के बारे में एडवाइस करते हैं। और फैमिली प्लानिंग टेक्निक्स को भी बताता है कौन, फार्मासिस्ट। और वो फार्मासिस्ट जो होता है वो एजुकेट करता है लोगों को अबाउट द एडवांटेज ऑफ हैविंग स्मॉल फैमिली के बारे में, जैसे कि हम दो हमारे दो। ये नारा भी आप अगर लिख के आ जाते हो तो आपको एग्जाम में क्या होता है कि जो मार्क्स मिलने के चांसेस है यार वो और भी बढ़ जाते हैं। तो ये आप लिख के आ सकते हो। पब्लिसिटी ऑफ प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम है उनकी पब्लिसिटी करना, ये भी होता है। और क्या होता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ टेक्निक्स एंड यूजेज ऑफ मेथड, जितने भी टेक्निक्स हैं कंट्रासेप्टिव की, प्रेगनेंसी को रोकने की, फर्टिलाइजेशन को रोकने की, उसके बारे में एक्सप्लेन करना, मेथड का यूज करना। ये सब कौन एडवाइस करता है, फार्मासिस्ट एडवाइस करते हैं। रेफर ऑफ फैमिली प्लानिंग सेंटर्स के बारे में बताना, उन्हें वहां पे रेफर करना, सोशल सर्विसेज देना। तो ये थे हमारे किसके, फार्मासिस्ट के रोल। हालांकि इसमें पूछा नहीं है, मैं अभी भी बता रही हूँ, बट मैंने ये भी कवर किया है ताकि आपके सिलेबस में से कुछ भी ना रह जाए, ठीक है। ये था हमारा फैमिली प्लानिंग के बारे में थोड़ा बहुत। अब हम थोड़ा फैमिली प्लानिंग मेथड्स के बारे में भी देख लेते हैं, कौन कौन से होते हैं हमारे। जैसे कि कंट्रासेप्टिव पिल्स हो गई। कंट्रासेप्टिव पिल्स जो होती है उनमें हार्मोन्स होते हैं जो किसको रोकते हैं, ओव्यूलेशन को, यानी कि जो ओवम है उसको ही ये बनने से रोक देंगे, ठीक है, एग को प्रोड्यूस ही नहीं होने देंगे। कौन, हमारे हार्मोन्स। कॉन्डम क्या होता है, जैसे बैरियर मेथड है, ये क्या करेगा, स्पर्म को रोक देगा कहाँ पहुंचने तक, एग के पास तक, यानी फर्टिलाइजेशन होने से रोक देगा, यानी कि वेजाइना के थ्रू ये नहीं जा पाएगा। कौन, स्पर्म। तो कॉन्डम का यूज कर लिया, ठीक है। एडवांटेजेस क्या होते हैं कॉन्डम के, एक तो डुअल प्रोटेक्शन हो जाता है। क्यों, क्योंकि दोनों की तरफ से प्रोटेक्शन है। कौन कौन सा, एक तो देखो कंट्रासेप्शन भी दे देगा, यानी कि प्रेगनेंसी को भी रोक देगा, और उसके साथ साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो जाता है, एसटीआईज जो जाते हैं, उनसे भी हम बच जाएंगे। तो ये था हमारा डुअल प्रोटेक्शन के बारे में। अब इजिली अवेलेबल, ये आराम से मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, इजी टू यूज, इसको जो है खुद यूज किया जा सकता है, और इसमें कोई हार्मोन नहीं होता, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और कंपैटिबिलिटी भी अच्छी रहती है। बट डिसएडवांटेजेस, अब किसी चीज के अगर फायदे हैं तो उसके नुकसान भी होंगे। जैसे हमने देखा कॉन्डम के जो है डुअल प्रोटेक्शन है, इजिली अवेलेबल है, इजी यूज है, बट डिसएडवांटेज क्या है, ये क्या कर देता है, सेंसेशन जो होती है उसको डिक्रीज कर देता है, ठीक है, मतलब कि जो है इंसान जो है वो सेंस नहीं कर पाता अच्छे से चीजों को, ठीक। तो क्या होता है, सेक्स के वक्त एक तो सेंसेशन को डिक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से जो सेक्सुअल प्लेजर होता है वो जो होता है वो अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। पोटेंशियल ब्रेकेज, कभी कभार क्या होता है, ब्रेक भी हो जाता है, कॉन्डम फट भी जाता है, और स्लिप ऑफ निकल भी जाता है, कब, ड्यूरिंग इंटरकोर्स के टाइम, यानी कि सेक्स के टाइम, ठीक है। और क्या, मे कॉज एलर्जिक रिएक्शन भी कॉज कर देता है कभी कभार। और क्या होता है, इंटरप्टेड सेक्स भी होता है ये, क्योंकि इंटरप्शन आ जाता है जब कॉन्डम का यूज होता है। इफेक्टिवनेस रिड्यूस हो जाती है विद इम्प्रॉपर यूज, अगर अच्छे से यूज नहीं किया है तो इफेक्टिवनेस इसकी खत्म भी हो जाती है, और कॉस्ट का भी इशू हो जाता है, ठीक है। तो एडवांटेजेस ज्यादा अच्छे हैं एज कम्पेयर टू डिसएडवांटेज का इतना, ये सब इतनी कोई मेन नहीं है यार। जब प्रोटेक्शन सही है तो क्या इन सब चीजों से इतना कोई वो नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारा इसी में ही हमने इंट्रायूट्राइन डिवाइस को भी कवर किया है। स्मॉल होती है, टी शेप डिवाइसेस होती है, जिनको यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। इम्प्लांट्स क्या होते हैं, स्मॉल रॉड्स होते हैं जिनको इंसर्ट किया जाता है किसमें, अंडर द स्किन, दैट रिलीज हार्मोन टू प्रिवेंट ओव्यूलेशन को रोकने के लिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं स्किन के अंदर ही, इम्प्लांट्स को लगाया जाता है। ये हो गया हमारा किसके बारे में, थोड़ा बहुत फैमिली प्लानिंग के बारे में। उसमें ही मैंने और भी लिखे हैं, थोड़ा ज्यादा ही लिख दिया है यार, पर कोई नहीं, जितना पढ़ोगे उतना आपके लिए अच्छा है। स्टरलाइजेशन क्या होता है, परमानेंट मेथड होता है टू अवॉइड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने का हमारा परमानेंट मेथड है, जिसमें टुबैक्टोमी होती है और वेसेक्टोमी होती है। टुबैक्टोमी यानी कि वुमेन की फेलोपियन ट्यूब जो होती है उसमें को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि एग ना निकल पाए, कहाँ से, यूट्रस से निकल ही ना पाए, ठीक है।
वैसेक्टोमी यानी कि वास डिफरेंस जो होता है उसमें जो स्पर्म को कैरी करता है हम वास डिफरेंस में ही कट लगा देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं या फिर सील कर देते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म जो होता है वो रुक जाता है। कहाँ? फ्रॉम रीचिंग दी सीमन, सीमन तक पहुंचने से रुक जाता है। उसके बाद इंजेक्टेबल्स आ जाते हैं हमारे। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, या ध्यान रखना जितने ज्यादा, देखो यहाँ पे हमारे सारे क्या हमारे एक तरीके से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी कंप्लीट हो गए विद फैमिली प्लानिंग के साथ में। इंजेक्टेबल्स क्या होता है? जिसमें हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं एवरी मंथ, हर महीने, ताकि ओव्यूलेशन ना हो। ओव्यूलेशन का मतलब एग का बनना, ठीक है। डायफ्राम और सर्वाइकल कैप यानी कि जिसमें बैरियर मेथड है जो कि सर्विक्स को क्या कर देता है? कवर कर देता है। वेजाइना के पास वाला जो एरिया होता है सारा सर्विक्स होता है, उसको कवर कर देता है डायफ्राम या फिर सर्वाइकल कैप, ताकि प्रिवेंट कर दे स्पर्म की एंट्री को यूट्रस में। नेचुरल फैमिली प्लानिंग क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल को ट्रैक करते रहना कि कब पीरियड्स होने वाले हैं और कब नहीं होने वाले हैं, तो इसको भी देखते हुए क्या कंट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज हो जाता है। तो ये था हमारा फैमिली प्लानिंग के बारे में। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज एपिडेमियोलॉजी? हाँ, वीडियो थोड़ा बोरिंग होने वाली है बट आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। एक्सप्लेन करो डिफरेंट टाइप ऑफ एपिडेमियोलॉजी मेथड। डिफाइन एपिडेमियोलॉजी और डिफरेंस बिटवीन केस कंट्रोल एंड कोहॉर्ट स्टडी ऑफ एपिडेमियोलॉजी। पहली बात तो आपको एपिडेमियोलॉजी वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। और देखो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमने दोनों बता दिया है। या फिर इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है या फिर इस तरीके से भी। तो चलो एपिडेमियोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या है? एपी का मतलब है मीन्स, डेमी मतलब पढ़ा है आपने पीपल, अपॉन, ठीक है। एपी का मतलब अपॉन, डेमी का मतलब पीपल, लॉजी का मतलब स्टडी। तो लोगों के ऊपर स्टडी करना इज एपिडेमियोलॉजी। डेमोग्राफी का मतलब क्या था? कि लोगों के पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना। अब ये लोगों पे देखना हर चीज को, ठीक है। तो थोड़ा बहुत सिमिलर है बट यहाँ पे हम क्या देखते हैं? एपिडेमियोलॉजी स्टडी डिजीज की पर्टिकुलर स्टडी करते हैं और हेल्थ पैटर्न को चेक किया जाता है पॉपुलेशन में। जैसे वहां तो साइज डिस्ट्रीब्यूशन था बट यहाँ पे डिजीज की स्टडी है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा इनके मेथड्स को भी देखेंगे एपिडेमियोलॉजी के। देखो लिखा हुआ है बकायदा आपके लिए कि यहाँ पे सेवरल टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स होते हैं जिनको यूज किया जाता है टू स्टडी डिजीज की स्टडी करने के लिए, हेल्थ पैटर्न्स को देखने के लिए इन पॉपुलेशन में। तो सबसे पहली जो मेथड होता है एपिडेमियोलॉजी का वो होता है डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है कि एक ऊपर से हमें हर चीज को देखना है। ऊपर से डिजीज देख लो, कहाँ पे हो रही है, किस टाइप के पर्सन को हो रही है, प्लेस पे किस जगह पे हो रही है, किस टाइम पे हो रही है, और इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं किसको? डिजीज को। ऊपर से देख लेना, डिस्क्रिप्शन की तरह देखना, ठीक है। अब हमने जब ऊपरी तरीके से पढ़ लिया है तो हम एनालाइज भी करेंगे। एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी बोला जाता है जिसको, देखो एम्स टू आइडेंटिफाई, पहचानना और क्वांटिफाई, देखना कि कितने लोगों को हुई है, किसके बीच में एक्सपोजर यानी कि जिनको रिस्क फैक्टर थे जो, और या फिर जो हेल्थ आउटकम है जिनको डिजीज हो गई है, किनको रिस्क है और किनको हो गई है, उनके बीच में क्या करना है? स्टडी करना, आइडेंटिफाई करना। इस क्या है? एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी। तो एपिडेमियोलॉजी पर्टिकुलरली डिजीज पैटर्न की स्टडी करना ही एपिडेमियोलॉजी है। इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट में। एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी सेकंड वाले को, इसमें देखो सबसे फर्स्ट क्या है? ऑब्जर्वेशनल स्टडी, सेकंड है हमारा एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। तो ऑब्जर्वेशन नाम ही बता रहा है कि इसमें हम सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो इसके अंदर भी 3 पार्ट आते हैं, देखो डिवाइड किया गया है सब डिवीजन, कोहॉर्ट स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी और क्रॉस सेक्शनल स्टडी। कोहॉर्ट स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हायर क्लासेस में भी जाते हो तो वहां भी इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। और एक केस कंट्रोल। तो मैंने क्या किया है, देखो कभी कभार एग्जाम में सिर्फ डिफरेंस भी पूछ लेता है। क्या? डिफरेंस भी। तो इस तरीके से मैंने डिफरेंस के तौर पे लिखा है। तो कोहॉर्ट स्टडी क्या होती है? कोहॉर्ट का मतलब ग्रुप होता है। कोहॉर्ट किसको बताता है? एक ग्रुप के बारे में, ठीक है। ग्रुप, एक ग्रुप की स्टडी करना इज कोहॉर्ट स्टडी, और केस को कंट्रोल करना इज केस कंट्रोल स्टडी, ठीक है। तो कोहॉर्ट जो है 2 वर्ड से मिलके बना है। को का मतलब होता है टुगेदर, हर्ट मतलब होता है, हर्ट मतलब इनक्लोज एरिया, किसी एरिया को एक साथ इकट्ठा कर देना इस कोहॉर्ट है, ठीक है, उसी की स्टडी करना। और ये क्या होता है? एक टाइप की रिसर्च होती है जिसमें हम हेल्थ आउटकम को देखते हैं, यानी कि केसेस को, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के, उसको हम कंपेयर करते हैं उन लोगों से जो कि विदाउट आउटकम है ना, यानी कि जिनको डिजीज नहीं हुई है और जिनको हो सकती है, उसके चांसेस हैं, उनके बीच का जो उन्हें कंपेयर करना, किसे हुई है और किसे नहीं हुई है, उसी को हम केस कंट्रोल स्टडी बोलते हैं। कोहॉर्ट मीन्स ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु शेयर समथिंग इन कॉमन, जहाँ पे बीमारियां जो है लोगों में कॉमन है, ठीक है। तो ये एक प्रोस्पेक्टिव स्टडी है। प्रोस्पेक्टिव जो यानी कि प्रेजेंट में स्टडी की जाए, ठीक है, जो अभी हो रही है। और रेट्रोस्पेक्टिव यानी पास्ट की स्टडी करना। एज कंपेयर हम किससे कर रहे हैं? पास्ट से ना, कि एक्सपोजर हुआ था या फिर नहीं, हेल्थ आउटकम क्या आया है ना, तो उसके बारे में। केस और कंट्रोल होती हैं 2 चीज,
इंडिविजुअल जिनको है, और विदाउट कंट्रोल, विदाउट आउटकम, ठीक है, इनकी स्टडी करना। कोहॉर्ट स्टडी जो होती है काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है और केस कंट्रोल हमारी थोड़ी सस्ती होती है, ठीक। लॉन्ग वेटिंग टाइम, अब कोहॉर्ट में क्या होता है, ज़्यादा लंबा टाइम लगता है, इसीलिए ये कॉस्टली भी है। और क्यों? क्योंकि ये उसी टाइम पे की जा रही है। और रेट्रोस्पेक्टिव पास्ट को देख के प्रेजेंट के बारे में बता देना, क्विक रिजल्ट आ जाते हैं इससे। स्टडी पॉपुलेशन यहाँ ज़्यादा चाहिए होती है और यहाँ पे स्मॉल चाहिए होती है, किसमें? केस कंट्रोल स्टडी में, ठीक है। अब इसी में ही हमारा देखो एक और था, दिखा देती हूँ, क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ऑब्जर्वेशनल में ही हम देख रहे हैं इसे, तो इसके अंदर हमारा कौन सा आ जाता है? एक्सपेरिमेंटल स्टडी आ जाती है, जिसमें हमारा RCT मेथड होता है, रेंडमाइज्ड। उसमें क्रॉस सेक्शनल में पहले क्या है, रिलेशनशिप को देखना है, एक्सपोजर और आउटकम, यानी कि कितना को रिस्क है और कितना को डिजीज हो गई है एक सिंगल पॉइंट पे, उसी टाइम पे, ठीक है। ये था हमारा क्रॉस सेक्शनल, यानी क्रॉस चेक कर लेना कि कितने को रिस्क था और कितनों को बीमारी हो गई है। थोड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन इजी लिखा हुआ है, इसे समझने की कर बहुत ज़्यादा ट्राई करो। एक्सपेरिमेंटल स्टडी, अब एक्सपेरिमेंट करना, वो सिर्फ देखा था हमने। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ पर्टिकुलर लोगों को ले लेंगे और उन पे हम ट्राई करेंगे कि किसको कौन सी बीमारी है, ट्रीटमेंट दे दे के हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, पर्टिकुलर लोगों को असाइन कर लेंगे पार्टिसिपेंट, ताकि हम इवेल्युएट कर सके इफेक्ट क्या है किसी भी इंटरवेंशन का, यानी कि किसी भी एक्ट का हेल्थ आउटकम पे जो डिजीज हो रही है। तो वही मैंने बताया, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम ट्रीटमेंट पे ध्यान देते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी में, ठीक है। अब थर्ड आ जाता है, जैसे हमने कौन सा देखा, एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी। इससे ऊपर क्या था हमारा, डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। अब थर्ड आ जाता है एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी, जिसमें हम क्या करते हैं, ऑल्टर कर देते हैं एक्सपोजर लेवल को। एक्सपोजर लेवल यानी कि जो रिस्क पे हैं लोग, ताकि हम असेस कर सके क्या उनका असर पड़ रहा है बीमारी के लिए, ठीक है। ये था एक्सपेरिमेंटल। मॉलिक्यूलर, अब वही की मॉलिक्यूलर टेक्निक की मदद से देख लेना, डिजीज को डिटरमाइन कर देना मॉलिक्यूलर लेवल पे। पैथोजन, यानी कि मॉलिक्यूलर में हम बेसिकली जिससे डिजीज हो रही है, पैथोजन यानी कि हमारा सच एज बैक्टीरिया, फंजाई, जो डिजीज को कर रहा है, तो उसकी हम क्या करते हैं, उस पर फोकस करते हैं, उसको डिटरमाइन करना, तो हमें डिजीज अपनी पता चल जाती है। इकोलॉजिकल स्टडी, इसमें हम क्या देखते हैं यार, कि एनालाइज करना पॉपुलेशन लेवल डाटा को, ताकि हम एग्जामिन कर सके एसोसिएशन बिटवीन इन्वायरमेंटल और सोशल फैक्टर के बीच में और हेल्थ आउटकम के बारे में। इसलिए इतना बोलते हैं ना यार कि बहुत ईजी तो है नहीं क्वेश्चन, बट फिर भी कोशिश की गई है कि आपको ये ईजिली समझ में आ जाए, ठीक है। ये था एपिडेमियोलॉजी के बारे में, कुछ नहीं, आपको एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन लिखनी है कि स्टडी करना डिजीज के बारे में ऑन दी पॉपुलेशन पे स्टडी करना, जिसमें हमने मेथड देखे, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल और एक्सपेरिमेंटल मेथड। एनालिटिकल के अंदर हमने मेन कोहॉर्ट स्टडी और केस स्टडी के बारे में पढ़ा, जिसमें देखा डिफरेंस क्या होते हैं इनके। उसके बाद अगर आप मेन पॉइंट्स भी लिख कर आओगे, हाईलाइट करके आओगे, तो आपको मार्क्स अच्छे ही मिलेंगे, तो छोड़ के नहीं आना है एग्जाम में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेम द मेथड फॉर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल एंड एक्सप्लेन एनी वन। किसी भी एक को एक्सप्लेन करो, तो ये भी 4 से 5 बार जो है पूछा गया है। एक्सप्लेन करो डिफरेंट मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। अब ऊपर वाले में इसने क्या किया, एक एक्सप्लेन करने के लिए बोला, और दूसरे वाले में क्या था, सारे एक्सप्लेन करो डिफरेंट मेथड को। तो हमने क्या किया है, एक ही क्वेश्चन बना दिया है इसे, और इसमें सभी को हमने क्या किया है, एक्सप्लेन कर दिया। देखो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, तो जितना भी जो सॉलिड में वेस्ट जा रहा है, डिस्पोजल जा रहा है, तो उसको हम कैसे डिस्पोज करते हैं, कैसे हम उन चीजों को फेंक रहे हैं, तरीके क्या है हमारे वेस्ट को फेंकने के, ठीक है। तो वही हमारे क्या है, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल है। तो ये क्या है, मैनेज करना उनको। इट इज द मैनेजमेंट एंड रिमूवल ऑफ अनयूज्ड, जो अनयूज्ड है, जिनका कोई यूज नहीं है, जो या फिर जो एक्सपायर मेडिकेशन है, दवा है या अदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, उसको मैनेज करना या उसको हटा देना, ताकि क्या हो, कंटामिनेशन ना हो, पब्लिक हेल्थ रिस्क ना हो, कोई बीमारी ना हो सके या फिर किसी को क्षति ना पहुंचे, ठीक है। क्षतिग्रस्त को रोकने के लिए ही क्या है हमारा सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल आया है, ठीक है। रिमूव करते हैं या मैनेज करते हैं इसके अंदर। तो ये था सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के बारे में। अब डिफरेंट मेथड के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो डिफरेंट मेथड जो है सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के, इसमें क्या है, सॉलिड वेस्ट ओपन बर्निंग, कि खुले में ही क्या करना, सॉलिड वेस्ट है जितना भी उसको जला देना। लेकिन ये मेथड आजकल ज्यादा यूज नहीं होता है, क्यों, क्योंकि इससे एयर पॉल्यूशन हो रहा है हमारा, ठीक है। लैंड फिल, यानी कि जो जमीन है उसको फिल कर देना, यानी जो वेस्ट है उसे क्या कर देना, धसा देना, बरिड कर देना, यानी वेस्ट को धसा देना पर्टिकुलर एरिया में, या फिर कवर कर देना बाय प्रोटेक्टिव। फिर उसी को, जैसे तुमने जिस एरिया में तुमने वेस्ट को डिस्पोज किया, यानी फेंक दिया, धसा दिया एरिया में, फिर उसको कवर भी कर दो एक बैरियर से, ताकि कंटामिनेशन ना हो। तो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल हमें ऐसे करना है कि हम कंटामिनेशन से बच जाएं, यानी कि कोई भी चीज
हार्म होने से बच जाए, खराब होने से बच जाए। इंसिनरेशन मतलब होता है जला देना, हाई टेम्परेचर पे बर्न कर देना वेस्ट को, ताकि वेस्ट का जो है पहले वॉल्यूम कम हो जाए, फिर हम उसे फेंक देंगे। रिसाइकलिंग में कि जैसे ऐसे मटेरियल हैं अगर हमारे प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, मेटल, इनको अलग करके फिर से रीयूज कर देना, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, नए प्रोसेस को बनाने के लिए यूज कर लेना, तो इस रिसाइकलिंग हो जाता है। कंपोस्टिंग क्या होता है? ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे कि फूड क्रैप्स हो गया, स्क्रैप्स हो गए हमारे, यानी जितने भी फूड स्क्रैप्स बोले तो जैसे कि हमारा छिलका हो गया सब्जियों का, ठीक है, जो जो हम फेंक देते हैं, जितना भी यार्ड वेस्ट हो गया, यानी कि गार्डन का, जैसे पत्तियां वगैरह गिर रही हैं ये सब, तो इनको, और या फिर एनिमल वेस्ट हो गया जैसे गोबर वगैरह हो गया, तो इसको हम क्या करते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं, गला देते हैं। हमारा कौन गला देता है? हम नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक न्यूट्रिएंट रिच बना देते हैं ताकि दोबारा से खेती के लिए यूज की जा सके। इसी को हम कंपोस्टिंग बोलते हैं, जिसमें हम ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या करा, हमने डिकम्पोज करवा दिया, किससे? हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और न्यूट्रिएंट रिच बना दिया, ठीक है। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल में आता है ये भी। उसके बाद 6th मेथड होता है हमारा वेस्ट टू एनर्जी। वेस्ट को क्या करना? हीट में कन्वर्ट कर देना, हीट या फिर इलेक्ट्रिकली थ्रूइंग प्रोसेस लाइक कंबशन, यानी हमने कंबशन किया, यानी मीथेन की प्रेजेंस में क्या किया? उसको पूरे को जला दिया। जब हम हीट कर रहे हैं तो जिससे क्या हो रहा है? हमारा वेस्ट जो है एक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वर्मी कंपोस्टिंग, जो कि वर्मी साइड, यानी कि वर्मी वगैरह जैसे अर्थवॉर्म हो गए, तो ऑर्गेनिक वेस्ट जो है हमारा डिकम्पोज हो रहा है, गलाया जा रहा है, किससे? अर्थवॉर्म वगैरह से, ताकि न्यूट्रिएंट रिच वर्मी कंपोस्ट बन जाए। एनारोबिक डाइजेशन, जिसमें हम क्या करते हैं? ऑर्गेनिक वेस्ट जितना भी होता है उसको हम डिकम्पोज करते हैं, किसकी मदद से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से। बट एनारोबिक का मतलब है बिना ऑक्सीजन के, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो डिकम्पोज कर देंगे ऑर्गेनिक वेस्ट को, किसकी एब्सेंस में? बिना ऑक्सीजन के, और एक बायोगैस तैयार कर देंगे, ठीक है। ये था हमारा किसके बारे में? सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, जिसमें हमने ये पॉइंट्स देखे। सॉलिड वेस्ट ओपन बर्निंग कर देना, लैंडफिल कर देना, वेस्ट को बरेड कर देना, प्रोटेक्ट कर देना उस एरिया को, इंसरेशन कर देना, हाई टेम्परेचर पे वेस्ट को जला देना, रिसाइकलिंग कर देना, प्लास्टिक पेपर का फिर से यूज कर लेना, कंपोस्टिंग, जिसमें हमने क्या देखा? ऑर्गेनिक वेस्ट जो है उसको डिकम्पोज करवा देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट रिच बन जाता है। ऐसी एक और पॉइंट था कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग में अर्थवॉर्म के द्वारा होता है। वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट को हीट करना, हीट एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। एनारोबिक डाइजेशन, जो कि ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज तो करेंगे बट बिना ऑक्सीजन के, कौन? हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये था सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के बारे में। अब हम थोड़ा बहुत ही इजी, देखो पेपर में ये भी यार पूछा जाता है, तो बिना बोरियत के चलो ये भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। इतना टाइम देखो मुझे पढ़ाने में नहीं लगा जितना मैंने ये नोट्स को, क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने में लगाया था, ठीक है। डिफाइन इम्यूनिटी, फिर डिस्कस करो उसके टाइप्स को, 4 बार आया हुआ है ये, या फिर एक और क्वेश्चन बन के आ जाता है, डिफाइन द टर्म एंटीजन एंड एंटीबॉडी क्या होती है, और इम्यूनिटी को क्लासिफाई करो। तो इम्यूनिटी क्या है? एक एबिलिटी है बॉडी की, किसकी? बॉडी की, ठीक है। तो इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी मतलब हमारी एक रोग से लड़ने की क्षमता, ठीक है, रोग प्रतिरोधक बोलते हैं ना जिसे, तो रोकना किसको? डिजीज को। तो कौन करता है वो? हमारी इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी होती है एक, इम्यूनिटी मतलब एबिलिटी, ठीक है, बॉडी की एक एबिलिटी है, योग्यता है, जो डिफेंड करती है, बचाती है खुद को, हमारी बॉडी बचाती है या रोकती है, स्टॉप करती है खुद को, किसके अगेंस्ट? बीमारी से। किससे? बीमारी किससे हो रही है? ऑर्गेनिज्म से। तो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को ही क्या बोला जाता है? पैथोजेंस, जिसमें हमारे क्या क्या आ सकते हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, ठीक, ये सारी चीजें। तो इनसे ही बचा लेना, इस क्या है? हमारी इम्यूनिटी है, ठीक है। और हमने देखा कि इसमें एक टर्म पूछी गई है, एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होती है, तो थोड़ा इनके बारे में भी देखो क्या क्या होती है। एंटीजन्स क्या है? ऐसे सब्सटेंस है जो शुरू करते हैं क्या? इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं हमारी बॉडी में, जिनकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है स्टार्ट होता है, यानी कि फॉरेन मटेरियल अगर कोई आता है बॉडी में जिसके लिए हमारी इम्यूनिटी जो है स्टार्ट हो जाती है, इम्यून रिस्पॉन्स आने लग जाता है। तो ये क्या हो सकते हैं? बैक्टीरिया भी, वायरस भी, टॉक्सिन भी और फॉरेन भी हो सकते हैं। इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज, पहचान लेता है किसको? एंटीजन को, एज नॉन सेल्फ। वो कहता है कि ये मेरा खुद का नहीं है, ये कुछ और है, अलग है ये, है ना, बॉडी का पार्ट नहीं है। तो जिसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनने लग जाती है, या फिर इम्यून सेल्स जो होते हैं हमारे वो एक्टिवेट होके रिमूव कर देते हैं एंटीजन को हमारी बॉडी से, ठीक है। तो एंटीजन नॉन सेल्फ होता है हमारी बॉडी के लिए। फिर एंटीबॉडी, जिनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहा जाता है, ये हमारे प्रोटीन्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस किए गए हैं किसके द्वारा? इम्यून सिस्टम के द्वारा। किसके रिस्पॉन्स में? एंटीजन। जब कोई एंटीजन आएगा तभी हमारी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी। एक टाइप की हमारे प्रोटीन्स होते हैं जिनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहा जाता है। अब इम्यूनिटी की क्लासिफिकेशन बोली है तो ये भी देख लेते हैं यहाँ पे। नेचुरल और इन्नेट, 2 टाइप की होती है, एक इन्नेट और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट को ही नेचुरल भी कहा जाता है और नॉन स्पेसिफिक भी बोला जाता है।
ठीक है। और इन्नेट को ही नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोला जाता है। इसके अंदर हमारी स्पीशीज इम्यूनिटी आ जाती है, रेशियल इम्यूनिटी आ जाती है और एक इंडिविजुअल की आ जाती है। ठीक। और नेचुरल जो होती है वो हमारी क्या होती है, बाय बर्थ मिलती है हमको। ठीक है, जब हम पैदा होते हैं वो इम्यूनिटी हमारे अंदर तभी होती है। अडेप्टिव जो हमें आफ्टर द बर्थ मिलती है, धीरे धीरे वो और चेंज होती चली जाती है। इसके अंदर एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी आते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी में भी क्या क्या देखो, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी आ जाती है। पैसिव इम्यूनिटी में नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी आ जाती है। और इसमें से भी मैं आपको बता दूं, मेन आपके लिए क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी आपको पता होना चाहिए। तो चलो दोनों को ही हमने डिफरेंस के रूप में तैयार किया है। डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्या होती है, इट इज कॉल्ड एज इनेट और नेचुरल इम्यूनिटी कहा जाता है। अभी देखा था हमने, इनेट यानी जो हमें बाय बर्थ मिल रही है। एक्वायर्ड और अडेप्टिव इम्यूनिटी भी स्पेसिफिक इम्यूनिटी को कहा जाता है। नॉन स्पेसिफिक यानी ये बिल्कुल भी फिक्स नहीं रहती है। ठीक। और स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर चीज के लिए होंगी हमारी। ठीक है। और इसमें क्या होता है, इम्यूनिटी हमें मिलती है अगेंस्ट एनी पैथोजन। नॉन स्पेसिफिक में कोई भी पैथोजन हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, हर किसी के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। स्पेसिफिक में पर्टिकुलर पैथोजन के लिए होगी, तभी तो ये स्पेसिफिक है। ये वाली क्या है, फिक्स है। क्या है, फिक्स है। कौन सी, जो हमारी एक्वायर्ड वाली है, जो हमें आफ्टर द बर्थ मिल रही है। इट इज इनबॉर्न इम्यूनिटी, जो जन्मजात मिलती है। और स्पेसिफिक वाली हमारी आफ्टर बर्थ डेवलप होती है। ठीक है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो जाता है। ऑब्वियसली जब बाय बर्थ मिल रहा है तो सबसे पहला हमें बचाएगा कौन, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। फिर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कौन सा होता है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी। और हमें देखो, नॉन स्पेसिफिक से ही जो फर्स्ट लाइन डिफेंस होगा उसी से ही क्या होगा, इमीडिएट रिस्पॉन्स भी मिलेगा। और स्पेसिफिक में थोड़ा टाइम लगता है रिस्पॉन्स आने में। इट लैक्स इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स, और ये क्या, कोई इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं होता है यहाँ पे। और इसमें इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स रिटेन रहता है, यानी कि एंटीबॉडीज भी बनेंगी, ये सब भी यहाँ पे काम करती हैं। और यहाँ पे देखो, इट इंक्लूड सेल्स लाइक WBC, जहाँ से हमारी एंटीबॉडीज बन रही है, लिम्फोसाइट बन रहे हैं जो एंटीजन को रोकेंगे, किल करेंगे। मैक्रोफेजेस जो हमारे पैथोजेंस को क्या कर देंगे, खा जाएंगे, एनगल्फ कर लेंगे, खत्म कर देंगे, निगल जाएंगे। तो वो सब नॉन स्पेसिफिक के अंदर आ जाते हैं। एग्जाम्पल है इसका फीवर, अगर फीवर हो गया है तब हमारी नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी काम करेगी। इन्फ्लामेशन, सूजन आ रही है तब, या फिर स्टमक में HCl ज़्यादा हो गया है तब। और स्पेसिफिक इम्यूनिटी देखो, इसमें लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आ जाते हैं, APC और मेमोरी सेल भी इसके अंदर आते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स या फिर ह्यूमरल रिस्पॉन्स के लिए। अब जो हमारा टाइप था ना, हमारा कौन सा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर अडेप्टिव बोले तो, उसके अंदर हमने एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी देखा था, वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्टिव यानी जो जल्दी से रिस्पॉन्स दे देगी, फास्ट एंड प्रोवाइड इम्यून रिस्पॉन्स। स्लो होता है पैसिव। पैसिव जो होता है वो बोलता है ना कि किसी के थ्रू है वो, तो स्लो भी होगा और टेक टाइम भी लेगा इफेक्ट में। एंटीबॉडीज जो होती है वो प्रोड्यूस करती हैं, है ना, बनती हैं कौन से वाले केस में, एक्टिव इम्यूनिटी में। और पैसिव में रेडीमेड एंटीबॉडीज दी जाती है होस्ट को। और यहाँ से एक्टिव है तो जब खुद इसके अंदर एंटीबॉडीज बन रही है तो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी भी यहाँ बनेगी। ठीक, कि अगर एक बार एंटीबॉडी बन गई तो कोई भी अगर दोबारा से बीमारी होती है तो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी तो है ही वहाँ पे, तो जल्दी से वो एंटीजन के लिए फाइट करने लग जाएगा। कौन, हमारा इम्यून सिस्टम। अब ये रेडीमेड एंटीबॉडी थी, उस टाइम पे दी गई थी, तो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी भी नहीं है और इनकी शॉर्ट लिव होती है, इनका ज़्यादा टाइम बॉडी में नहीं रहता है। लॉन्ग लास्टिंग काफ़ी लंबे समय तक होती है। क्यों, क्योंकि ये हमारी क्या है, ह्यूमन बॉडी में ही प्रोड्यूस हो रही है नेचुरली। तो एक्टिव इम्यूनिटी हो गई ये वाली। ठीक है, इवन ये मान लो अब अडेप्टिव के अंदर आने के बाद भी ये वाली एक्टिव है और एक पैसिव है। ठीक है, एक्टिव हमारी किससे रिलेट हो रही है, बिल्कुल हमारी इनेट इम्यूनिटी से, यानी कि जो इनबॉर्न इम्यूनिटी मिल रही है। नॉन स्पेसिफिक से रिलेट करो इसको। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अब जो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, यार इसको मैंने अलग अलग ना बता करके, बहुत ज़्यादा लेंथ इसी से बढ़ी है हमारे क्वेश्चंस की, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गया है। क्यों, क्योंकि हमने इन सभी टॉपिक्स को कवर किया है। कौन से चैप्टर में आने वाले, देखो अभी तक देखो हमने इसमें क्या क्या देख लिया, मैं बता देती हूँ। यहाँ से हमने ये टॉपिक भी देखा था, अभी सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल भी हो गया था, अभी और भी कवर हो जाएंगे, आपके टेंशन मत लो बिल्कुल भी। यहाँ से हमारा डेमोग्राफी, फैमिली प्लानिंग हो चुका है। ठीक है, और थोड़ा हमने किसके बारे में देखा है, एपिडेमियोलॉजी देखी थी अभी, कि इसके टाइप्स देखे थे, कोहर्ट और केस कंट्रोल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, जो कि एग्जाम में अब इतना नहीं पूछा जाता। क्यों, क्योंकि आपका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। थोड़ा इंडेफिनेशन पे भी फोकस करेंगे। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, अब इससे रिलेटेड है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये जो जितनी भी डिजीज के नाम है देखोगे आप यहाँ पे, ये सब आपको कवर होते हुए मिलेंगे। फूड पॉइजनिंग, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, कोलेरा, एक्यूट डायरियल डिजीज, अमीबियासिस, टाइफाइड, सब कुछ। ठीक है, ये भी यहाँ तक कि डेंगू मलेरिया भी कवर हो जाएगा हमारा। तो इसके अंदर ये भी 6 बार ये क्वेश्चन जरूर पूछा है। सबसे पहले कुछ नहीं करना, पॉजिटिव एजेंट जिससे वो चीज़ हो रही है और कैसे वो फैल रही है एक दूसरे से, किसी से एक में से दूसरे में, सिम्टम्स, उनके लक्षण क्या है, अगर कोई बीमारी हो जा रही है, और फिर हम उसे रोकेंगे कैसे, कंट्रोल और
मैनेजमेंट भी लिख सकते हैं, अगर मैनेजमेंट के नाम से आए तब भी आपको कंट्रोल ही बता के आना है। 6 बार आ चुका है, मैं बोल रही हूँ इस पर फोकस करना। बहुत आसान है, बस आपको पॉजिटिव एजेंट सबके याद रखने, सिम्टम सब में एक जैसे ही होते हैं, बस थोड़ा बहुत देख लेना। इन्फ्लुएंजा सबसे पहले किसके बारे में बताएंगे? इन्फ्लुएंजा के बारे में। तो चलो देखते हैं इन्फ्लुएंजा का। उसके बाद अभी देख लो, हमें सिफिलिस के बारे में पढ़ना है उसके लिए। इन्फ्लुएंजा क्या है? कॉमनली नोन एज फ्लू। क्या बोला जाता है इसको? फ्लू बोला जाता है, ठीक है। सुना होगा स्वाइन फ्लू, आई फ्लू, हाँ, तो वो सब इन्फ्लुएंजा से ही होने वाली डिजीज है। तो ये भी एक वायरल डिजीज है। कंटेजियस रेस्पिरेटरी डिजीज। कंटेजियस का मतलब क्या है? मैं लिख देती हूँ, फैलने वाली। फैलने वाली, कंटेजियस, ठीक है, एक से दूसरे में। तो इन्फ्लुएंजा एक तो फ्लू भी बोला जाता है, कंटेजियस रेस्पिरेटरी डिजीज है जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस इससे हो रही है। तो फिर हमने यहाँ पे थोड़ा वायरस के बारे में पढ़ा है। एक होता है एवियन फ्लू, यानी कि एवियन यानी बर्ड के लिए को रिलेट करता है, तो इसको हम बर्ड फ्लू कहते हैं। इन्फेक्ट कर देता है बर्ड को और कभी कभी ह्यूमन को भी। तो पॉजिटिव एजेंट क्या होता है इसका? हमारा एवियन फ्लू होने का, कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा टाइप ए से होने वाला है हमारा कौन सा? एवियन फ्लू, सच एज H5N1, H7N9, ठीक है। ऐसे हमें इसे ध्यान रखना है। अगर H5N1 या इन्फ्लुएंजा टाइप ए भी आपने लिख दिया एवियन फ्लू में तो आपको नंबर मिल जाएंगे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन में ट्रांसमिट हो रही है, फैल रही है किससे? इन्फेक्टेड बर्ड से, ठीक है। बर्ड में तो हो ही रही है और बर्ड से ह्यूमन में हो रही है। तो ये था एवियन फ्लू के बारे में। अब थोड़ा सिम्टम्स देखते हैं। देखो सिम्टम्स क्या है? वही बुखार का, सोर थ्रोट, गले में दर्द रहना, निमोनिया हो जाना, बुखार पर्टिकुलर परसिस्ट रह जाना, ये कंजक्टिवाइटिस यानी कि रेड, आंखें लाल हो जाना, सूजन आ जाना आंख में। फिर हम कंट्रोल कैसे करेंगे? वैक्सीनेशन से। वैक्सीनेशन बोले तो टीकाकरण, ठीक है, वैक्सीन को देना इस वैक्सीनेशन, ठीक है। क्वारंटीन यानी उसको आइसोलेट कर देंगे, अलग छोड़ देंगे। बायोसिक्योरिटी यानी कि उसको और ट्रीटमेंट वगैरह देना, सिक्योरिटी देना अलग से। अब एक और इन्फ्लुएंजा के अंदर ही क्या आता है? सार्स के बारे में। ये सब हमारी रेस्पिरेटरी में होने वाली डिजीज है, रेस्पिरेटरी को अफेक्ट करने वाली, इन्फ्लुएंजा भी और सार्स भी। तो देखो सार्स क्या है? सीवियर, सार्स की फुल फॉर्म सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स की फुल फॉर्म। पॉजिटिव एजेंट क्या होता है हमारा? कॉज्ड बाय कोरोना वायरस। किससे होती है ये? कोरोना वायरस से, ठीक है। कॉल्ड सार्स कोव, क्या बोला जाता है? सार्स को। फैमिली क्या है? कोरोना विरिडे इसकी फैमिली हो जाती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये किससे फैलती है हमारी? थोड़ा पॉजिटिव एजेंट को थोड़ा हाईलाइट करते हुए चले हैं नहीं ये, ठीक है। कोरोना विरिडे फैमिली। मोड ऑफ ट्रांसमिशन वही रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से, किसी भी इन्फेक्टेड यानी जिसको हो रखा है पहले से, उसकी सांस ले रहा है तो ड्रॉपलेट्स हो रही हैं, कुछ जैसे लिक्विड निकल भी रहा है थोड़ा बहुत भी, है ना। सांस ले रहा है, सांस में क्या होता है? ड्रॉपलेट्स होती हैं, तो उससे भी चांस होते हैं होने के किसी और में। सिम्टम्स क्या है हमारे सार्स के? फीवर, ड्राई कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, लॉस ऑफ एपिटाइट, ठीक है। ये अभी तक हमारा इन्फ्लुएंजा ही चल रहा है, उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं ये, जिसमें हमने एवियन फ्लू देखा, फिर सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम देखा। अब कंट्रोल देखो, वही आइसोलेशन कर लो, क्वारंटीन कर लो, यानी थोड़ा लंबे समय तक उसको अलग छोड़ दो, एक कमरे में आइसोलेट कर दो। इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस का यूज करो, पब्लिक हेल्थ मेजर का यूज करो। मर्स क्या होता है? मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अब ये भी क्या है? एक मिडिल ईस्ट में होने वाला रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। अब इसके भी सेम ऐसी कॉजेटिव एजेंट होंगे, किससे कॉज हो रहा होगा? कोरोना वायरस से ही। ये भी कोविड-19 भी क्या है? कोरोना वायरस डिजीज है 2019। किससे होता है ये? SARS-CoV-2 से। सार्स था जो हमारा, वो SARS-CoV से हो रहा था, है ना। अब SARS-CoV-2 से हमारा कोविड-19 हो रहा है। फर्स्ट सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था दिसंबर 2019 में वुहान में, चाइना के। तो ये था हमारा इन्फ्लुएंजा के बारे में। अब आता है सिफिलिस के बारे में, तो यहीं से कवर करते हुए चलते सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। कॉजेटिव एजेंट क्या है? देखो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि किससे हो रही है? ट्रेपोनीमा पैलिडम से। किससे होती है? ट्रेपोनीमा पैलिडम से होती है ये, ठीक है। ट्रांसमिट हो रही है किसी सेक्सुअल कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन से, किसी इन्फेक्टेड पर्सन जिसको पहले से थी और उसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बना लिया तो सिफिलिस हो जाएगा। जिसमें हमारा क्या होता है? या तो वेजाइनल की वजह से भी हो सकता है, वेजाइनल इन्फेक्शन था पहले से, एनल में था, या ओरल सेक्स की वजह से। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन समझ में आया, किस वजह से फैल रही है। पॉजिटिव यानी किससे हो रही है, तो पॉजिटिव एजेंट तो सबको आपको याद ही करना होगा, इसको याद रख लो, HTP से, ट्रेपोनीमा पैलिडम सिफिलिस, ठीक है। सिफिलिस ट्रेपोनीमा पैलिडम से। अब सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें? क्या हो जाता है सिफिलिस में? पेनलेस अल्सर हो जाते हैं, जिसको चैंक्रे बोला जाता है। क्या? चैंक्रे एट दी जेनाइटल, यानी कि मेन पार्ट पे, एनस पे, माउथ में जो अल्सर होंगे वो कैसे होंगे? पेनलेस होंगे। हाथ पे रैशेस पड़ जाना, लिम्फ नोड जहाँ से हमारे क्या लिम्फेटिक सिस्टम जहाँ काम कर रहा है, हमारी इम्यूनिटी वर्क कर रही है, वो स्वेलन हो जाना या फिर थकान हो जाना,
ये क्या है, लक्षण है हमारे सिफिलिस होने का। कंट्रोल कैसे करेंगे, रेगुलरली टेस्ट कराते रहो, चेकअप कराते रहो, ट्रीटमेंट लो, किससे, एंटीबायोटिक्स दो, यहाँ पे एजुकेशन दो, अवेयरनेस दो, जागरूक करो लोगों को, प्रिवेंटिव मेजर के बारे में बताओ, प्रोटेक्शन वगैरह के बारे में पढ़ाओ, कैसे कॉन्डम के क्या क्या एडवांटेजेस हैं वो उनको बताना, ठीक है, हार्मोनल कंट्रासेप्टिव के बारे में बताना, स्क्रीनिंग करवाओ, है ना, ट्रीटमेंट लो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के वक्त भी हमें चेकअप कराते रहना चाहिए कि कहीं अगर माँ को सिफिलिस है तो बच्चे को भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हम चिकन पॉक्स देखते हैं। अगला हमारा क्या है, चिकन पॉक्स है। कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत जल्दी हो जाएगा ये भी। देखो, कॉजेटिव एजेंट हमारा क्या होता है, ऑल्सो नोन एज वेरिसीला। वेरिसीला भी बोला जाता है चिकन पॉक्स को, और ये भी हमारी बहुत ज़्यादा कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा फैलने वाला, जो किससे होता है, वेरिसेला जोस्टर वायरस से, ठीक है। किससे फैलता है चिकन पॉक्स, सीवी बनाते हैं ना, तो वेरिसेला जोस्टर वायरस, ठीक, इससे चिकन पॉक्स हो जाता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन वही है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट है इन्फेक्टेड पर्सन की, जैसे ही वो छींकता है या खांसता है तो दूसरे में हो जाती है। ये था चिकन पॉक्स के बारे में। अब इसके सिम्टम्स देख लेते हैं और कंट्रोल्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। देखो, वही इसमें भी रैशेज हो जाती है, रेड स्पॉट पड़ जाता है, जो ब्लिस्टर की तरह दिखता है, छाले छाले से हो जाते हैं, किसमें, चिकन पॉक्स में, जो किससे होता है, वेरिसेला जोस्टर से। बस आप एक इसको कहानी की तरह सुनते रहो, आपको ये याद भी हो जाएगा यहीं पे और आप अच्छे से लिख के भी आएंगे। फीवर, फैटीग, ये आपके लिए पता है क्या है, 4 मार्क्स के लिए ये मत सोचना यार 4 मार्क्स में ये, क्यों, क्योंकि उसके अंदर 2 से 3 टॉपिक को ही पूछेगा। यहाँ पे मैंने सारे कवर कर दिए हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, कंट्रोल, आइसोलेशन एंड क्वारंटीन हो गया, वैक्सीनेशन हो गया, ठीक है, ये सब कंट्रोल हो गया। अब अगला है हमारा क्या, पोलियो माइलेटिस, जिसको सिर्फ शॉर्ट में पोलियो कहा जाता है। पॉजिटिव एजेंट क्या होता है इसका, पोलियो वायरस से फैल रहा है, इसको हम पोलियो भी कह देते हैं। और किससे फैलता है, पोलियो वायरस से, ठीक है। और ये भी वही जो फीकल मैटर होता है ना, यानी कि जितना भी स्टूल वगैरह होता है, ठीक है, वेस्ट जितना भी बॉडी से निकल रहा है एनस के थ्रू, वो क्या है, एक फीकल मैटर है, वो उससे ट्रांसमिट होता है। अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने खुले में जाके जो है फीकल मैटर निकाल दिया है, अगर वो उसके पास से कोई भी जाएगा तो ऐसा होता है कि ट्रांसमिट होने का चांस है, पोलियो हो सकता है। पोलियो सबसे ज्यादा किसको अफेक्ट करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को, पूरी बॉडी को ऐसे एकदम पैरालाइज्ड सा कर देता है, मसल वीकनेस आ जाती है, सीवियर केसेस में क्या होता है, डेथ भी हो जाती है पोलियो में, ठीक है। कंट्रोल क्या है, पोलियो की वैक्सीन दी जाती है। ओपीवी एक ओरल पोलियो वैक्सीन है। आईपीवी यानी कि इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, और हाइजीन को मेंटेन रखो, ठीक है। पोलियो वैक्सीन तो आपको कंट्रोल में वैक्सीनेशन के बारे में लिख के आओ। ट्रीटमेंट अगर वायरल है तो एंटीवायरल ड्रग्स दे दो, बैक्टीरियल डिजीज है तो हम बोल देंगे एंटीबायोटिक्स दे देंगे, फंगल डिजीज है तो एंटी फंगल पकड़ा देंगे उसे, ठीक है। डिप्थेरिया, अब क्या है, डिप्थेरिया ये भी हमारी क्या है, रेस्पिरेटरी डिजीज है, रेस्पिरेशन को अफेक्ट करती है। तो पॉजिटिव एजेंट क्या होता है इसका, देखो, सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि कॉज्ड बाय किसके द्वारा हो रहा है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरे, ठीक है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया से हो रहा है ये, ठीक, ये था डिप्थेरिया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखें तो इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन स्नीजेस, जैसे वो खांसता है या छींकता है, स्नीज करता है तो फैल जाती है। सिम्टम्स क्या है इसके, सोर थ्रोट, गले में दर्द रहना, फीवर, वीकनेस एंड फटीग, थकान हो जाना या फिर डिफिकल्टी होना ब्रीदिंग में, सांस लेने में, ये सब हमारे डिप्थेरिया के सिम्टम्स है। कंट्रोल कैसे हो देखेंगे हम, इम्यूनाइजेशन विद द डिप्थेरिया वैक्सीन, वही टीकाकरण करना। वैक्सीनेशन इज गिवन एज द पार्ट ऑफ द रूटीन चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन देना, कंबाइन करना वैक्सीन को टिटनेस वगैरह के साथ, पर्टिसिस के साथ। अब अगला देखते हैं टिटनेस के बारे में, तो ये आप लिख कर आ जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो मैं इसमें मेन जो है पॉजिटिव एजेंट उनको बताते हुए चलती हूँ, ठीक है। टिटनेस क्या है, लॉक जॉ, यानी यहाँ पे जबड़े जो हैं बिल्कुल लॉक हो जाते हैं टिटनेस में। ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो किससे होता है, टीफो टिटनेस। तो बैक्टीरियम क्लॉस्ट्रीडियम टिटनाई, यानी टिटनेस किससे होता है, सीटी से, क्लॉस्ट्रीडियम टिटनाई से। और ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन लिखा हुआ है, ये अगर कहीं कटवट लग गया है, किसी को घाव वगैरह हो गया है, तो ये वहां से क्या होता है, बैक्टीरिया जो होता है वो एंटर कर जाता है बॉडी में, कहाँ से, कट या घाव से। और टिटनेस जो होता है एक कोई भी एक कंटेजियस डिजीज यानी फैलती नहीं है, बस ये कट से बैक्टीरिया वहां पे ग्रो करने लगता है तो टिटनेस हो जाता है। सिम्टम्स वही स्टिफनेस हो जाती है, लॉक हो जाती है जॉ वगैरह, स्वेलोइंग, फीवर, स्वेटिंग, ये सब रहती है। कंट्रोल, वैक्सीनेशन ही क्या है, कंट्रोल करने का एक तरीका है। टाइफाइड, पॉजिटिव एजेंट देखेंगे। टाइफाइड का क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी से हमारा टाइफाइड हो जाता है। फीवर होता है एक टाइप का जो कि कंटामिनेटेड फूड और वाटर से फैलता है, ठीक। तो ये हमारी कौन सी होगी, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के अंदर आ जाता है, ये देखो टाइफाइड वगैरह। पोलियो भी बताया था ना, फीकल मैटर से हो रहा है। सिम्टम्स वही हाई फीवर वगैरह है। कंट्रोल, वैक्सीनेशन है, प्रॉपर सैनिटेशन रखो, जो भी हमारी कंटामिनेशन से हो रही है तो वहाँ पे हम क्या बता देंगे, सैनिटेशन रखो। अगला क्या है, फूड पॉइजनिंग, ये कॉमन इलनेस है, बहुत कॉमन है ये होने वाली। ये क्यों होती है, जब हम कोई भी खाना खा लेते हैं, कंज्यूम करते हैं फूड और ड्रिंक, जो कि कैसी रहती है, कंटामिनेटेड रहती है, किससे, हार्मफुल बैक्टीरिया से, वायरसेस से और पैरासाइट्स या फिर टॉक्सिन से। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है,
फूड पॉइजनिंग हो जाती है। इसके सिम्टम्स नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, फीवर, हेडेक वगैरह इनसे हो रही है ये। फिर कंट्रोल क्या है, वही कि हाथ अच्छे से धोना, ठीक है, खाना को अच्छे से पकाना, टेम्परेचर पे अप्रोप्रिएट, फूड को प्रॉपर्ली स्टोर करना, फल को धोना, सब्जियों को थोरोली खाने से पहले धोना। ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरिया से हो रही है। कौन से? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसको शॉर्ट में टीबी भी बोला जाता है। टीबी जो होता है वो किससे फैलता है? इन्फेक्टेड पर्सन के कफ से, छींकने से, स्नीज से फैलता है। सिम्टम चेस्ट पेन, फटीग, फीवर, परसिस्टेंट कफ रहता है, ये नाइट स्वेट भी होता है टीबी में। कंट्रोल क्या है टीबी के लिए? जिसमें एंटीबायोटिक्स दी जाती है, जैसे आइसोनियाजिड हो गई, रिफेम्पिसिन हो गई, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गई, ये सब दी जाती है। वैक्सीनेशन विद दी मेन हमें वैक्सीनेशन के बारे में देखना है। बीसीजी वैक्सीन किसे दी जाती है? टीबी में दी जाती है, जिसकी फुल फॉर्म है बैसिले कैलमेट ग्वेरिन। ये सब मैंने 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है उसमें अपलोड किया हुआ है, तो हमारी प्रीवियस वीडियो में से जाके आप उसे भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं वायरल हेपेटाइटिस के बारे में। तो हेपेटाइटिस क्या होता है? लीवर में इन्फ्लामेशन आ जाना, सूजन आ जाना, लीवर में जलन होना, इस क्या है? हेपेटाइटिस। क्यों होता है? क्योंकि इन्फेक्शन हो गया है सेवरल वायरस की वजह से। ये क्या होता है? वायरस से होता है। तो सबसे पहला हेपेटाइटिस ए हमारा किससे होता है? हेपेटाइटिस ए वायरस से। बस यही चीजें ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। और किससे? यहाँ पे हमारा ट्रांसमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से, किससे ट्रांसमिट हो रहा है? तो ये तो इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड, अगर हम गंदा खाना खा लेते हैं या पानी पी लेते हैं किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन का, तो उससे हमें क्या? हेपेटाइटिस ए हो जाएगा। कंट्रोल क्या है? टीकाकरण या और गुड हाइजीन को रखना। हेपेटाइटिस बी के बारे में देखेंगे तो हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से कॉज हो रहा है। और हेपेटाइटिस बी जो होता है इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये हमारा मेनली सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से होता है, हेपेटाइटिस बी। अब किसी को हेपेटाइटिस हो गया ये नहीं समझना यार उसको तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से हो गया होगा, नहीं। और भी टाइप के हेपेटाइटिस अगर बी है तो हाँ मेनली सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हुआ, या फिर इन्फेक्टेड ब्लड से या बॉडी फ्लूइड से, जैसे एड्स वगैरह हो जाता है, ऐसी हेपेटाइटिस बी भी हो जाता है, बट लीवर में होता है वो। सिम्टम्स क्या है? फैटीग, नोजिया, जॉन्डिस, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना। तो कंट्रोल क्या दे देंगे हम? वैक्सीनेशन, या फिर सेफ सेक्स के बारे में पढ़ाएंगे उन्हें कि प्रोटेक्शन वगैरह का यूज करें। फिर हेपेटाइटिस सी के बारे में है, देखो सेम वैसे ही लिखा हुआ है। ये भी हमारा कैसा है? देखो ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से नहीं होता, बट इन्फेक्टेड ब्लड से जरूर हो जाता है। और इसके सिम्टम हमें तब तक नहीं दिखते जब तक हमारा लीवर पूरा अच्छे से डैमेज ना हो जाए, तो इसमें हम एंटीवायरल मेडिकेशन दे देते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस सी वायरस से हो रहा है ये। हेपेटाइटिस डी क्या है हमारा? हेपेटाइटिस डी वायरस से हो रहा है, ये भी इन्फेक्टेड ब्लड से। हेपेटाइटिस बी है जो सिर्फ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से हो रहा है, बाय वैक्सीनेशन से हम कंट्रोल कर लेंगे। ऐसी हेपेटाइटिस ई है, हेपेटाइटिस ई वायरस से हो रहा है ये कंटामिनेटेड फूड, ये बिल्कुल हेपेटाइटिस ए की जैसा है, कंटामिनेटेड फूड और वाटर की मदद से। सिम्टम्स फीवर, फटीग, नोजिया, एब्डोमिनल पेन है। कंट्रोल क्या? बाय प्रैक्टिसिंग गुड हाइजीन, अच्छे से प्रैक्टिस करना, ध्यान रखना, साफ सफाई का ध्यान रखना, सेफ फूड खाना और पानी पीना, ठीक है। ये था। अब उसके बाद हमारा क्या आ जाता है? मलेरिया के बारे में। देखो सारी बोल रही हूँ मैं, सारी डिजीज यहाँ पे कवर हो रही है, आपकी पॉजिटिव एजेंट क्या है उनके। तो मलेरिया क्या है? एक लाइफ थ्रेटनिंग, जीवन को डरा देने वाली एक मॉस्किटो से, मच्छर से होने वाली एक बीमारी है, ठीक है। कॉज्ड बाय पैरासाइट, एक पैरासाइट है प्लाज्मोडियम का जीनस का, जिसका जीनस क्या है? प्लाज्मोडियम। तो इससे हमारी हो रही है। तो देखो प्लाज्मोडियम वो हमारा कौन सा हो सकता है? स्पीशीज फैल्सीपैरम भी हो सकती है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्यूलेक्स भी हो सकती है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स भी हो सकती है, प्लाज्मोडियम ओवेल भी हो सकती है, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखे तो ये हमारी किससे हो रही है? बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो से हो रही है। सिम्टम्स क्या है इसके भी? फीवर, चिल, स्वेट, हेडेक, मसल एक, नोजिया एंड वॉमिटिंग, ठीक है। कंट्रोल क्या है? यूजिंग इंसेक्टिसाइड का यूज करना, इंसेक्ट रेपेलेंट का यूज करो, अप्लाई करो पूरी स्किन पे जो स्किन एक्सपोजर में है मच्छर के, एनोफिलिस के। एंटी मलेरियल मेडिकेशन देना, ठीक है, क्लोरोक्विन, प्रेमाक्विन है ना, एमोडाक्विन, ये सब देना। स्प्रे का यूज करना मॉस्किटो को किल करने के। लॉन्ग स्लीव शर्ट को पहनना, पैंट को पहनना, सॉक्स पहनना, ताकि स्किन जो है कवर रहे हमारी। ये था मलेरिया के बारे में। अब हमारा आई थिंक इसके अंदर ये हमारा लास्ट टॉपिक है जिसमें हम अपना HIV एड्स के बारे में देखेंगे। तो HIV क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, ठीक है। ये एक वायरस है जो कि अटैक करता है बॉडी के इम्यून सिस्टम को, एकदम खत्म कर देता है बाय टारगेटिंग CD4 सेल पे टारगेट करके। CD4 सेल हमारे क्या होता है? टाइप होता है WBC का, जो कि हेल्प करता है बॉडी को फाइट करने के लिए इन्फेक्शन के अगेंस्ट, इम्यूनिटी पे पूरा काम करता है। और ये HIV जो है वो उसी पे ही अटैक कर देता है, किस पे? CD4 पे। HIV की वजह से क्या एड्स हो जाता है? HIV से ही। और एड्स ही क्या है? सीवियर यानी खतरनाक वाली स्टेज है HIV इन्फेक्शन की। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम किससे हो रही है? HIV से हो रही है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट बना लिया होगा इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, नीडल शेयर हो गई होगी, या फिर इन्फेक्टेड ब्लड भी किससे? ब्लड शेयर हो गया होगा इन्फेक्टेड पर्सन से। फ्रॉम मदर टू चाइल्ड में भी जा सकती है ड्यूरिंग बर्थ के टाइम। और ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी, कंटामिनेटेड ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कर दिया हो, खराब ब्लड का, उससे भी हमारा HIV एड्स हो सकता है। सिम्टम्स क्या है? फीवर, फटीग, स्वेलन लिम्फ नोड, नाइट स्वेट, वेट लॉस, स्किन रैशेस, मेमोरी लॉस होने का चांस है यहाँ पे।
कंट्रोल, कॉन्डम वगैरह का यूज़ करो सेक्स के वक्त, अवॉइड करो शेयरिंग निडल्स, सिरिंजेस, HIV टेस्टिंग कराते रहो, अर्ली डायग्नोसिस रखो। ये था हमारा HIV एड्स के बारे में। तो इस तरीके से देखो क्वेश्चन 6 जो था उसमें हमारी ऑलमोस्ट 8-9 बीमारियां जो है कवर हो गई हैं, किस कारण से हो रही है, ठीक है, कैसे फैल रही हैं, कैसे क्या क्या उनके लक्षण दिखते हैं और हम उन्हें कंट्रोल कैसे करें। तो ये सब हमने देखा। हर जगह सिमिलर लिख के आना है, सिर्फ आपको पॉजिटिव एजेंट जो होगा वो अलग होगा, वो आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही ईजी है ये भी। व्हाट इज इम्यूनाइजेशन? 4 बार आ चुका है ये भी अब तक हमारा, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या है, इम्यूनाइजेशन यानी टीकाकरण के बारे में बताना। राइट अबाउट नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या होता है, ये भी हमें इसके अंदर कवर करना है। इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है टीकाकरण, ठीक है, मैंने लिखा भी हुआ है। इसी को हम वैक्सीनेशन भी बोलते हैं। ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कोई भी पर्सन जो है उसको हम क्या इम्यून करते हैं, उसकी एबिलिटी को बढ़ा देते हैं किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने की, बाय गिवन देम ए वैक्सीन, उसे वैक्सीन देके। अब यहाँ पे देखो वैक्सीन की डेफिनेशन भी कवर हो गई है एक तरीके से, और इम्यूनाइजेशन की भी, ठीक है। तो वैक्सीन क्या होती है, हमारी इनएक्टिव फॉर्म होती है पैथोजन की, जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, इनकी ही बैक्टीरिया को ही दिया जाएगा वैक्सीन में भर के, ताकि वो बैक्टीरिया को मार सके। मैंने पर्सन रिसीव है वैक्सीन, जैसे ही कोई पर्सन वैक्सीन को रिसीव करता है, टीका को, तो इम्यून सिस्टम जो होता है वो पहचान लेता है हार्मलेस एंटीजन को और प्रोड्यूस करने लग जाता है इम्यून रिस्पॉन्स बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज बना करके और मेमोरी सेल्स को बना के। कुछ मुश्किल नहीं है, जो आप थोड़ा बहुत बायो में पढ़ के आते हैं इम्यूनिटी के बारे में, उसी को यहाँ पे लिखना है। अब नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। तो क्या होता है ये, एक तो रूटीन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है जो बचपन से लेकर के एडल्ट तक टीका लगाया जाता है, 10 साल में, 8 साल में, 12 साल में, फिर 18 साल में, वो ठीक है। शेड्यूल होता है वैक्सीनेशन का जो कि दिया जाता है बाय नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा। मैं मतलब यार थोड़ा स्पीड में पढ़ा रही हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे इसमें बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। टू इंश्योर दैट पीपल रिसीव टाइमली एंड प्रॉपर इम्यूनाइजेशन करवाते हैं थ्रू आउट देयर लाइव्स। इन दिस शेड्यूल वैक्सीन शुड बी एडमिनिस्टर्ड एट स्पेसिफिक एज और स्टेजेस पे लगाई जाती है। द मोस्ट कॉमन वैक्सीन इंक्लूडेड इन दिस शेड्यूल कौन सी है? मीजल, मम्स, रुबेला है, MMR है, डिप्थीरिया, पर्टिसिस, टिटनेस है, DPT है। पोलियो की भी दी जाती है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में। हेपेटाइटिस B की भी दी जाती है, या और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा यानी टाइप B भी, और न्यूमोकोकल डिजीज की भी, रोटा वायरस की भी, वेरिसेला की भी, चिकन पॉक्स की भी। तो रेगुलर अपडेट होता रहता है शेड्यूल में, किस बेस पे कि डिजीज एपिडेमियोलॉजी क्या चल रही है, वैक्सीन कौन सी अवेलेबल है और एफिकेसी क्या है वैक्सीन की। तो देखो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में थोड़ा बहुत मैंने बताया है यहाँ पे। स्टेट ऑफ इम्यूनाइजेशन, इन्फेंट है ना, जो बच्चा है अभी 6 महीने का, 1 साल के बच्चे को हम इन्फेंट बोल देते हैं। 1 साल तक के एज क्या है, अगर वो बच्चा 6 से 9 महीने तक का है, 6 हफ्ते से 9 महीने तक, तो इम्यूनाइजिंग एजेंट इम्यूनाइजेशन हमें कौन सा टीका दिया जाएगा? DPT का दिया जाएगा, यानी कि डिप्थेरिया, पर्टिसिस, टिटनेस का। नंबर ऑफ डिजीज, नंबर ऑफ डोज, 3 डोज दी जाएगी। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन से रूट से दी जाएगी, यानी कि इंट्रा मस्कुलर से दी जाएगी, ठीक है, ये हो गया। और या फिर 9 से 12 महीने में भी दी जाएगी पोलियो और BCG और मीजल्स। तो पोलियो जो दी जाती है उसकी 3 डोज दी जाती है और ओरल रूट से। BCG जो होती है वो इंट्राडर्मल, मैंने यहाँ फुल फॉर्म लिख दिया, ID का मतलब क्या है, SC का मतलब क्या है। इंट्राडर्मल जो स्किन में दी जा रही है, मस्कुलर जो मसल्स में दी जा रही है, सबक्यूटेनियस जो स्किन की लेयर पे दी जा रही है, मीजल्स वाली। फिर चिल्ड्रन में 16 से 24 महीने के तो DPT दी जाएगी। एक बूस्टर डोज दी जाएगी, जब 9 वीक का था तब दी गई थी एक DPT, एक अब 16 महीने का हो गया है बच्चा तब दी जा रही है, 24 महीने यानी कि बोल सकते हैं हम 2 साल का हो गया है तब। फिर 5 से 6 साल में फिर पोलियो की एक बूस्टर डोज दी जाएगी ओरली। DT दिया जाएगा, अब DPT नहीं, अब डिप्थेरिया, टिटनेस दिया जाएगा 1 डोज। IM का, टाइफाइड की 2 डोज दी जाएंगी सबक्यूटेनियस से। 10 साल का है तब TT दिया जा रहा है, टिटनेस टॉक्साइड का 1 और IM रूट से, इंट्रामस्कुलर से। ये भी टाइफाइड की भी 1 डोज दी जाएगी। 16 साल में TT टाइफाइड फिर से वही की इस रूट से दिया जाएगा। 10 साल 16 साल में सेम। प्रेग्नेंट वुमेन में जब 16 से 36 वीक की प्रेगनेंसी हो जाएगी तब एक TT का इंजेक्शन दिया जाएगा, 1 डोज होगी, इंट्रामस्कुलर दी जाती है। ये सब बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो जाती है, ठीक है। तो हमने इस तरीके से इसमें नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को भी देख लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट अबाउट द इल इफेक्ट ऑफ एन इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट एंड बॉटल फीडिंग के बारे में। तो इसमें हमारा क्या है, इल इफेक्ट, यानी कि अब बच्चा बीमार हो जा रहा है जब हम उसे माँ का दूध ना दे करके और दूसरा पैकेट का, बॉटल का हम उसे दूध दे रहे हैं बच्चे को, पैदा हुए बच्चे को, 1 साल तक के बच्चे को, 2 साल तक के बच्चे को। बॉटल फीडिंग के नुकसान बताएंगे, उससे क्या क्या बीमारी हो जा रही है। तो देखो क्या क्या हो सकता है उसमें, आप इसी को ही आप अच्छे से डिफाइन करके आ सकते हो। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी उसमें प्रोटीन की कमी रहेगी, ठीक, और क्या क्या कमी रहेगी बच्चे में, फैट की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, लैक्टोज होता है, अच्छी खासी उसमें एंटीबॉडीज बनती हैं उससे। वो तो बच्चे में एंटीबॉडीज भी नहीं बनेगी, उसका इम्यून सिस्टम खराब रहेगा जब हम उसे इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट देंगे या बॉटल से फीड कराएंगे। इस इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ जाएंगे, क्यों, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज ही अच्छी नहीं बनेगी, तो कोई भी एंटीजन आएगा वो जल्दी से अटैक कर लेगा। टूथ डिके, यानी दांत गिरने लग जाएंगे बच्चे के। इम्प्रॉपर जॉ डेवलपमेंट, उसकी जो जॉ है वो भी नहीं बनेगी, जबड़े भी अच्छे से तैयार नहीं होंगे अगर हम उसे माँ का दूध नहीं देंगे, ठीक है। ओवर फीडिंग, यानी कि बॉटल से पता नहीं चलेगा फीडिंग जो होगी वो ओवर हो जाएगी, बच्चा बीमार भी हो सकता है, और बॉटल फीडिंग हमारे लिए एक्सपेंसिव भी हो सकती है। अब एक तरफ हमने नुकसान दिखाए बॉटल फीडिंग के, अब हम दूसरे में इंपॉर्टेंस बता देंगे ब्रेस्ट फीडिंग की, तो जिससे हमारा जो टॉपिक था ना फैमिली प्लानिंग के साथ वाला, वो भी पूरा कवर हो जाएगा। देखो ये वाला, ठीक है। अभी हमने इसमें इम्यूनिटी भी पढ़ लिया है, इम्यूनाइजेशन भी देख लिया है, वैक्सीन भी देख ली, ब्रेस्ट फीडिंग भी। तो इस तरीके से देखो ये हमारा सेकंड का इतना पार्ट कंप्लीट हो जाता है, ठीक।
देखो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ये हो गया। अब इंपॉर्टेंस देखते हैं ब्रेस्ट फीडिंग की, चाइल्ड के लिए भी और मदर के लिए भी। बस वही कि अब जब नहीं दे रहे थे, बॉटल फीडिंग कर रहे थे, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो रही थी, अब वो न्यूट्रिएंट रिच हो जाएगा बच्चा, उसे प्रोटीन, फैट, मोर लैक्टोज मिलेगा, सफिशिएंट विटामिन मिलेंगे। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंस देख रहे हैं हम किसमें, बच्चे में, ब्रेस्ट फीडिंग की। जब बच्चा माँ का दूध पिए तो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा वो सब, उसको कोई माइक्रोब्स नहीं होंगे, उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और बच्चे का IQ बढ़िया रहेगा। इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो होगा, बच्चे की एबिलिटी जो मेमोरी होगी वो अच्छी रहेगी, किससे, माँ के दूध से। और ब्रेस्ट फीडिंग का अगर मदर के लिए अहमियत देखे तो क्या हो सकती है, प्लेसेंटा आराम से एक्सपल्जन, जो प्लेसेंटा टिश्यू होता है जो अब माँ के किसी काम का नहीं है, जब बच्चा पैदा हो गया तो वो उसको भी निकाल देगा, एक्सपल्जन यानी रिमूव कर देगा, निकाल देना फोर्स के साथ। पोस्ट डिलीवरी ब्लीडिंग जो होती है वो भी अगर माँ जो है बच्चे को दूध पिलाती रहती है अपना, तो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है ब्लीडिंग भी। ठीक है, यूट्रस के लिए भी हेल्प करेगा कॉन्ट्रैक्ट होने में वापस से और प्री प्रेगनेंसी साइज में आने के लिए। पॉसिबिलिटी जो होती है ब्रेस्ट के लिए, है ना, रिड्यूस हो जाती है। यूट्राइन और ओवेरियन कैंसर के चांस होते हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। और मदर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसके अगेंस्ट, ऑस्टियोपोरोसिस और UTI के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज फार्माको, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज फार्माको इकोनॉमिक्स, क्या होती है देखो, और राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ फार्माको इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस बताओ। तो 9th क्वेश्चन क्या कहता है, देखो फार्माको इकोनॉमिक्स, फार्माको इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स यानी अब कॉस्ट वगैरह, पैसे वगैरह से रिलेटेड है, और लेकिन किसमें, फार्मा में। तो फार्माको इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की ब्रांच है जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस जितनी भी होंगी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की उसको देखेगा, चेक करेगा, इवेल्युएट करेगा। ठीक है, सर्विसेज को, यानी पैसा वैसा जहां भी हमारा लग रहा है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में उनको अच्छे से एनालाइज करना इस फार्माको इकोनॉमिक्स। इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत छोटा सा लास्ट ये हमारा देखो चैप्टर है, मैं दिखा देती हूँ, जो कि हमारा 2 घंटे का है। तो इसमें से बस वही डेफिनेशन इसकी इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंस क्या है देखो, तो मैंने लिख रखी है। इससे क्या होगा, एफिशिएंट रिसोर्स यूज बढ़ जाएंगे, अच्छे रहेंगे रिसोर्सेज की, कहाँ से कितना पैसा लग रहा है, किस प्रोडक्ट पे लग रहा है, तो जब हम एनालाइज करके रखेंगे तो अच्छा ही है हमारे लिए। बेटर डिसीजन मेकिंग, हम फर्दर अच्छा डिसीजन बना सकते हैं अपना, कि आगे हमें डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे इंपॉर्टेंट है ये, अगर हमने इतना कॉस्ट यहाँ पे लगी है हमारी तो कैसे, और हम और कितनी कॉस्ट और लगेगी किसी भी मशीन को तैयार करने में, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। पेशेंट के लिए आउटकम अच्छा हो जाएगा, उसकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, हेल्थ केयर की कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी इससे, और एक्सेस बढ़ जाएगा, ट्रीटमेंट हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएंगे जब हम अपने थोड़ा कॉस्ट की तरफ भी ध्यान देंगे। तो इसी को हम फार्माको इकोनॉमिक्स बोलते हैं। फार्मास्यूटिकल इनोवेशन, नई नई टेक्निक्स आती रहेंगी हमारी, किस वजह से, जब हमें अपने कॉस्ट के बारे में पता होगा, कॉस्ट इफेक्टिवनेस पता होगी तब। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं, ये भी इजी है। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बहुत लिखो, इसमें जितने भी प्रोग्राम है सबके नाम डाल देंगे, इसके अंदर हम इसके नाम से ये वो कवर हो जाएगा। और क्या बताओ, रोल बताओ फार्मासिस्ट का नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में। देखो एक फैमिली प्लानिंग में फार्मासिस्ट का रोल, और डेमोग्राफी में, एपिडेमियोलॉजी में, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में, इन सब जगह पे फार्मासिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकते हैं ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। देखो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, दीज प्रोग्राम आर इनिशिएटिव, ये हमारी शुरुआत करी गई है किसके द्वारा, इंप्लीमेंट यानी लागू किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि पब्लिक हेल्थ को सॉल्व किया जा सके, उनकी क्वेरी को, उनके इश्यूज को, और एक पब्लिक वेलबींग को क्या किया जा सके, प्रमोट किया जा सके। ठीक है, तो वेरियस नेशनल प्रोग्राम्स हैं हमारे, कौन से, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम NIP हो जाता है, नेशनल एड्स कंट्रोल। देखो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वही इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो आप पूरा पढ़ चुके हैं, आपने बताया इन्फेंट में, चिल्ड्रन में पोलियो की कौन सी डोज कब दी जा रही है, कौन से रूट से दी जा रही है, तो यही एक नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। एड्स कंट्रोल, इसमें हम प्रिवेंट कर रहे हैं कैसे एड्स को, सिम्टम्स क्या है, कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, प्रोटेक्टेड सेक्स वगैरह, इनसे तो हम यहाँ पे वो सब चीज़ें डाल के आएंगे। ठीक है, सेफ निडल सिरिंजेस दी जा रही हैं, तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम टू कंट्रोल द एड्स, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम टू कंट्रोल द ट्यूबरक्लोसिस बाय गिवन देम एंटी ट्यूबरक्लोटिक ड्रग्स, एंटी TB ड्रग्स दे करके। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम की जब बच्चा हो गया है तो उसके बाद माँ को कौन कौन सी केयर दी जाएगी, वो MCH के अंदर आएगी। ठीक, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी बताया जाएगा, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, मेंटल इलनेस को ध्यान देना, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, टोबैको के पेशेंट को कंट्रोल करना, टोबैको से बचाना उन्हें, नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, इसमें क्या, न्यूट्रिशन देना। ठीक है, अब इसमें ही हम नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में अपने रोल देख लेते हैं फार्मासिस्ट का, वो दवा को कैसे मैनेज करना है उसको देखता है। इसके अंदर आप खुद ही पॉइंट्स को बढ़ा के आ सकते हैं, बताना दवा कैसे मैनेज करता है वो, वैक्सीनेशन कैसे देता है, पेशेंट को क्या क्या एजुकेशन देते हैं, डिजीज प्रिवेंशन के बारे में बताना, पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव यानी प्रोग्राम्स के बारे में एडवाइस करना, एडवर्स इवेंट मॉनिटरिंग यानी अगर किसी भी मेडिसिन से कोई भी साइड इफेक्ट हो रहा है तो उसको मॉनिटर करना, चेक करना, हेल्थ केयर टीम के साथ कोलैबोरेट करना, यानी कि फिजिशियन के साथ, डॉक्टर्स के साथ ना, वही डॉक्टर हो गए, स्टाफ नर्स हो गए और लैब टेक्नीशियन हो गए, इन सब के साथ क्या करना, कोलैबोरेशन बना के रखता है कौन, हमारा फार्मासिस्ट। ठीक है, यानी कि हम, ये था हमारा क्या, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के नाम वगैरह थे। अब अगला क्वेश्चन देखो कितना मतलब इजी है एक तरीके से, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर की इंपॉर्टेंस बताओ। ये क्वेश्चन भी है आपके सिलेबस में, इसलिए इसको कवर किया है। देखो
इंपॉर्टेंस क्या है वही कि फॉर लुब्रिकेटिंग दी जॉइंट्स, जॉइंट्स को क्या करता है, वाटर अगर हम पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियेंगे, सेफ ड्रिंकिंग वाटर करेंगे तो लुब्रिकेशन रहेगा किसमें, हमारे जॉइंट्स में, ठीक है। फॉर सलाइवा एंड म्यूकस फॉर्मेशन रहेगी, है ना, सलाइवा अच्छे से बनेगा, ऑक्सीजन हमारी बॉडी तक पहुंचेगा। ये तो नॉर्मल सबको ही पता रहता है यार, जो हमारा फार्मेसी नहीं भी पढ़ रहा होगा, जो साइंस से भी नहीं हो, आर्ट्स के बंदे को भी ये सब पता होगा। फंक्शनिंग ब्रेन काम अच्छे से करेगा, डाइजेशन बढ़िया रहेगा, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट रहेगा, बीपी मेंटेन रहेगा, यूरिन और फेसिस का रिमूवल हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा हम सेफ ड्रिंकिंग वाटर की वजह से। फिर अगला देखो क्या है, व्हाट आर इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, क्या होती हैं, जो सीधा कहाँ यूट्रस में इंसर्ट करी जाती हैं, उनको क्लासीफाई करो। तो देख लेते हैं, ये क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है एग्जाम में। तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस क्या है, आईयूडी के नाम से जाना जाता है। ये हमारी स्मॉल टी शेप कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती है जो कि इंसर्ट करी जाती हैं किसमें, यूट्रस में, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। दो मेन टाइप की होती है, एक हार्मोनल होती है और एक कौन सी होती है हमारी, जो मैकेनिकली दी जाती है, ठीक है, कॉपर टी वगैरह हो गई। हार्मोनल में क्या करते हैं हम, आईयूडी को देते हैं, रिलीज करते हैं, जो कि प्रोजेस्टिन हार्मोन होता है, लीवोनॉर्जिस्ट्रोल भी बोला जाता है, उसको हम यूट्रस में देते हैं, ठीक है। आईयूडी को रिलीज किया जाता है जिसमें हार्मोन होते हैं, ठीक है। दिस हार्मोन थिकन्स, ये हार्मोन थिक कर देते हैं सर्वाइकल म्यूकस को, जिसकी वजह से स्पर्म की एंट्री रुक जाती है और फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन जो होता है वो एग का स्पर्म के साथ रुक जाता है। पर्टिकुलरली हम फर्टिलाइजेशन को रोकते हैं, स्पर्म की एंट्री को रोकना और एग का स्पर्म से मिलना उसको रोक देना, इस क्या है हमारा हार्मोनल आईयूडी है। अब यहाँ पे देखते हैं कॉपर आईयूडी, यानी कि कॉपर से हमारी होने वाली, देखो कॉपर टी वगैरह दे देना इसमें, तो नॉन हार्मोनल है और इनर्ट आईयूडी है, कोई भी इनका रिएक्शन नहीं होती हमारे जेनेटल से, ठीक है। दिस टाइप ऑफ आईयूडी इज रैप्ड इन, और ये फीमेल में दी जाती है, ठीक है, दोनों ही टाइप। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस को हम रैप करते हैं कॉपर वायर में, जैसे कि कॉपर टी हो गया। फिर वो जो कॉपर होता है वो टॉक्सिक हो जाता है स्पर्म के लिए, जो कि फर्टिलाइजेशन को रोक देता है। कॉपर आईयूडी जो होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, 10 साल तक हमारी वो चलती है। अब नॉइस पोल्यूशन के बारे में बताना है थोड़ा बहुत। नॉइस पोल्यूशन क्या होता है, अलग से डिस्टर्बिंग नॉइज जो होती है, जो इन्वायरमेंट को खराब कर रही है, डिसरप्ट कर रही है, नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है ह्यूमन की हेल्थ पे और वेलबींग पे, उसी को हम नॉइस पोल्यूशन कहते हैं। नॉइस पोल्यूशन के सोर्सेज क्या है, देखो ट्रांसपोर्टेशन यानी कि गाड़ी हो गई, ट्रक हो गई, ट्रेन हो गई और एरोप्लेन वगैरह हो गए। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, कहीं जो कंपनी है या कोई हमारी फैक्ट्री वगैरह है वहाँ पे शोर आ रहा है, मशीनें चल रही हैं, तो वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से भी हमारा नॉइस पोल्यूशन हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी नॉइस पोल्यूशन हो जाएगा। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज यानी कोई कॉन्सर्ट चल रहा है, स्पोर्ट इवेंट चल रहा है, उसकी वजह से भी नॉइस पोल्यूशन हो जाएगा। हाउस होल्ड अप्लायंसेज यानी घर में जो नॉर्मल हमारी एक्टिविटीज हो रही हैं जिनकी वजह से नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, ये भी है। अब इंपैक्ट क्या पड़ता है ह्यूमन के ऊपर नॉइस पोल्यूशन का, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, एक तो हियरिंग लॉस हो जाता है, सुनने का बिल्कुल खत्म हो जाता है, उसके अंदर स्लीप डिस्टर्बेंसेस, स्लीप साइकिल पूरी बिगड़ जाती है। अब स्लीप साइकिल बिगड़ेगी तो स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाएगा। कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट जो होता है, यानी कि हार्ट पे भी जो डिजीज वगैरह होती है वो भी बढ़ जाती है। इंपेयर्ड कॉग्निटिव फंक्शन यानी कि मेमोरी लॉस वगैरह, और ब्रेन बिल्कुल ढंग से काम नहीं करता। नॉइस पोल्यूशन की वजह से भी देखो कितनी सारी चीजें हो जाती है। तो कोई भी चीज़ यार अच्छी नहीं होती हमारे सेहत के लिए, तो हमें अपनी हेल्थ केयर का बोलते ना बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है हेल्थ केयर पे, ठीक है। तो ये थे हमारे इसके अंदर 13 क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन हैं जो मैंने तैयार किए हैं, मैं वो भी आपको कवर करवाती हूँ, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर विटामिन, क्लासीफाई विटामिन विद देयर सोर्स। तो यहाँ पे मैंने विटामिन के बारे में सब कुछ लिख रखा है, बट आपको मैं मेन पॉइंट्स पढ़ाऊंगी, बट जो क्वेश्चन अपलोड करूंगी वहाँ पे मैं पूरा इसको अपलोड कर दूंगी। तो विटामिन क्या होता है, वही कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे, क्या जो कम अमाउंट में दिए जाते हैं। बायोलॉजिकल रेगुलेटर्स होते हैं जो बॉडी को रेगुलेट करते हैं चीज़ों को, मेटाबॉलिक रेगुलेटर भी बोला जाता है। और ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। विटामिन जो होते हैं वो सिंथेसाइज्ड नहीं हो सकते बॉडी में, एक्सेप्ट कौन सा, विटामिन डी और के जो होता है वो हमारी बॉडी में बनता है, और बाकी सारे हमें अदर सोर्सेज से मिलते हैं बाहर से, यानी और 30 डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं हुए हैं यहाँ पे। क्लासिफिकेशन देखें, देखो नेक्स्ट में क्या है, क्लासिफाई करो विटामिन को। तो इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं और वाटर सोल्यूबल होते हैं। फैट सोल्यूबल यानी कि कीड़ा, इसके अंदर क्या आती है, एक ट्रिक है कीड़ा, ठीक है, विटामिन ए, विटामिन डी, ई और के। और इसको अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो इसकी वजह से हाइपर विटामिनोसिस हो सकती है, हेयर, क्रैक्ड माउथ, ये सब हो सकता है, ठीक है। और वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स आता है इसके अंदर, विटामिन सी एंड पी भी होता है, विटामिन पी भी होता है। इफ टेकन इन एक्सेस, अगर हम ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो ये हमारे वॉश्ड अवे हो जाते हैं, यानी कि बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, ठीक है। वही अब देखो, फैट सॉल्युबल विटामिन है विटामिन ए, इसको रेटिनॉल भी बोला जाता है। इसके सोर्सेज क्या है, हमारे गाजर है मेन सोर्स, फिश, लीवर ऑयल, ये सब है ना, पपाया, गुआवा, ग्रीन वेजिटेबल्स, आप ये सब लिख के आ सकते हैं। फिर इसके फंक्शन बताया कि यार आंखों के लिए अच्छा होता है, और अगर इसकी कमी हो जाए तो निक्टेलोपिया यानी नाइट ब्लाइंडनेस भी हो जाता है, और ज़िरोफ्थैल्मिया यानी कि ड्राइनेस ऑफ आई भी हो जाता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल बोला जाता है, D2 D3 इसके प्रीकर्सर होते हैं जिससे मिलता है, और इसका सोर्स क्या होता है, विटामिन डी का सनलाइट, ठीक है। मीट, लीवर, ये सब भी होता है। और उसके बाद अगर इसकी कमी हो जाए, क्योंकि विटामिन डी बोन फॉर्मेशन के लिए जो है नेसेसरी है, टीथ फॉर्मेशन के लिए, ग्रोथ के लिए, अगर इसकी कमी हो जाए तो रिकेट्स वगैरह यानी सॉफ्टनेस, डिफॉर्मिटीज इन दी बोन, ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा, यानी सॉफ्टनेस और पेन होने लगेगा बोन में, ठीक है। रिकेट्स बच्चों में, ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट में हो जाएगा।
विटामिन ई देखे तो टोकोफिरोल और टोकोट्राइनॉल भी बोला जाता है विटामिन ई को। एंटी स्टरलिटी विटामिन होता है और इसे ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है। इसके भी सोर्स क्या है? एनिमल फूड। स्टरलिटी अगर देखो विटामिन ई जो होता है वो स्कार्स वगैरह को रिमूव करता है और एंटी स्टरलिटी विटामिन है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या हो जाएगा? स्टरलिटी आ जाएगी, यानी कि इम्पोर्टेंसी हो जाएगी, जो है ह्यूमन जो है वो बच्चा नहीं पैदा कर पाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो ये स्टरलिटी कॉज कर देता है, या मस्कुलर एट्रोफी यानी थिनिंग हो जाएगी मसल के मास में, ठीक है। विटामिन के फाइलोक्विनोन और नेप्थोक्विनोन बोला जाता है। एंटी हेमोरेजिक विटामिन है ये, यानी ब्लड क्लॉटिंग करवाता है ना। अगर ये इसकी कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा? अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग हो जाएगी। ये सब मैं अपलोड कर दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी यहाँ पे बताऊंगी तो वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगी। वाटर सोल्यूबल विटामिन, जिसमें से विटामिन B1 जिसको थायमीन बोला जाता है, ये हमें पी सीरियल्स पल्सिस से मिलता है। इसकी कमी से बेरी बेरी हो जाती है। विटामिन B2 जो है इसको राइबोफ्लेविन कहा जाता है। ये हमें अंडा, एग जो है, दूध, किडनी, लीवर है ना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से राइबोफ्लेविन मिलता है। इसकी कमी से क्या हो जाता है? डर्मेटाइटिस हो जाता है, स्किन डिजीज हो जाती है, क्योंकि ये स्किन वगैरह के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। और निकोटीन यानी नियासिन विटामिन B3 है। इसलिए एंटी पेलिग्रा भी होता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो पेलिग्रा डिजीज हो जाएगी, जो कि क्या होती है? हमारी डर्मेटाइटिस होती है, स्किन एलर्जी वगैरह, डिमेंशिया भी हो जाता है, मेमोरी लॉस भी हो जाती है, डायरिया भी हो जाती है और डेथ भी हो जाती है। विटामिन B3 देख लिया। निकोटिनिक एसिड या नियासिन भी बोला जाता है। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड होता है, होल ग्रेन से मिलता है और इसकी कमी से बर्निंग फीट सिंड्रोम हो जाता है। विटामिन B6 पीरिडॉक्सिन है, मिल्क लीवर फिश से मिल रहा है, ठीक है। और इसके बाद वही विटामिन B7 देख लो, बायोटिन होता है, जो कि फैट है ना और हेयर स्किन को मेंटेन करता है। विटामिन B9 फोलिक एसिड है, ये भी हमारा किसके लिए अच्छा होता है? हमारे RNA DNA इनकी फॉर्मेशन बहुत अच्छी हो जाती है इनकी वजह से। फिर विटामिन B9 जो है, अगर इसकी कमी हो जाए तो अनीमिया वगैरह हो जाता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक विटामिन B12 है, जो कि क्या है? साइनोकोबालामीन। कोबाल्ट होता है इसके अंदर, फाउंड इन एनिमल प्रोटीन में मिलता है। इसके सोर्सेज भी देख लो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मीट, लीवर, फिश से मिलता है। DNA सिंथेसिस मैचुरेशन करवाता है RBC का। अगर इसकी कमी हो जाए तो कौन सा अनीमिया हो जाएगा? पर्नीशियस अनीमिया। RBC मैचुरेट नहीं हो पाएंगे, मैचुरेशन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। विटामिन C देख लेते हैं अब। हमारा सेकंड विटामिन B कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो गया। विटामिन C देखा, और अर्लीस्ट अभी नोन विटामिन है, आंवला में होता है ये, ठीक है। हमारे खट्टे फल वगैरह में हमारा विटामिन C पाया जाता है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी हो जाती है, ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं, ठीक है, मसूड़ों में खून आने लग जाता है। विटामिन P जो है हेस्पेरिडीन है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है हिस्पेरिडीन, ठीक है। तो मेंटेनिंग नॉर्मल कैपिलरी को मेंटेन करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। ये था हमारा विटामिन के बारे में। फिर हम ये, ठीक है, इस तरीके से विटामिन हमने पढ़ लिया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्लासिफाई करो फूड। किसको क्लासिफाई करना है? फूड को। और फंक्शन बताओ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड कहता है डेफिशिएंसी डिजीज बताओ प्रोटीन से होने वाली। तो फूड को क्लासिफाई करेंगे सोर्स के बेस्ड पे, वेजिटेबल फूड, एनिमल फूड। वेजिटेबल फूड में हमारा क्या आ जाएगा? राइस, व्हीट आ जाएगा। एनिमल फूड में हमारा मीट, एग, फिश आ जाएंगे। फंक्शन के बेस पे अगर हम क्लासिफाई करें फूड को, तो बॉडी बिल्डर्स जिनसे बॉडी बन रही है तो वो क्या है? मीट है, मिल्क है, फिश है। एनर्जी बिल्डर जिनसे एनर्जी मिल रही है तो वो हमारी क्या है? जितना भी हमारा अनाज है ना, सीरियल्स हो गए हमारे, शुगर हो गई, ठीक, दाल वगैरह हो गई। प्रोटेक्टिव बोले तो वेजिटेबल और फ्रूट्स आ जाते हैं। ये फंक्शन के बेस पे हो गया। अब केमिकल नेचर देखें तो हमारे क्या क्या आ जाएंगे फूड में? कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएंगे, प्रोटीन्स आ जाएंगे, फैट्स आ जाएंगे, विटामिन आ जाएंगे, मिनरल आ जाएंगे और वाटर और डाइटरी फाइबर्स भी आ जाएंगे हमारे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या कहता है हमारा क्वेश्चन कि फंक्शन बताओ कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का। तो देखो फंक्शन अगर हम देखें तो क्या क्या है हमारा इसमें? कार्बोहाइड्रेट का जो क्या होता है, जो हमारा शुगर वगैरह जिससे हमें मिल रहा है, तो मेन एनर्जी मिल रही है कार्बोहाइड्रेट से, ग्लूकोज, स्टार्च, ये सब, ठीक है। तो मेन सोर्स एनर्जी होती है। एनर्जी का कौन है? कार्बोहाइड्रेट। 4 किलो कैलोरी पर ग्राम हमें मिलता है। एसेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फैट का भी ऑक्सीडेशन करवाते हैं। कुछ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड भी बनते हैं। तो सोर्स का एक मेन होता है फंक्शन क्या? कार्बोहाइड्रेट का। RNA DNA की फॉर्मेशन भी करवाता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड की और डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड की। ऐसे ही हमें प्रोटीन का भी देखना है, ठीक है। प्रोटीन्स अमीनो एसिड के बने हैं, ये सबको पता होता है। प्रोटीन्स होते हैं वो हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करवाते हैं, बॉडी बिल्डिंग बनवाते हैं, मसल्स को एकदम बढ़िया करवा देते हैं, मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, एंटीबॉडीज बनवाना, हार्मोन सिंथेसिस करवाना, एंजाइम बनाना, सिंथेसिस है ना एंजाइम की। इम्यूनोग्लोबुलिन भी यहीं से बन रहे हैं हमारे। ये सेकेंडरी सोर्स हो जाता है एनर्जी का। तो मेनली हीमोग्लोबिन के लिए काम करता है प्रोटीन, ठीक है। और अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सी डिजीज हो जाती है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बोलते हैं, जिसे न्यूट्रिशन की कमी, PEM बोल दो, या प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, PCM। ये बच्चों में होती है फर्स्ट ईयर की, मतलब जो पहले साल में है ना। तो क्वाशियोरकर और मेरेस्मस 2 डिजीज होती हैं, ठीक है। तो जिसमें क्वाशियोरकर जो होता है, इसमें क्या हो जाता है? चाइल्ड जो होता है वो डाइट जो होती है वो बिल्कुल उसकी लो हो जाती है, प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। स्केली स्किन, स्वैलन एब्डोमेन, ये सब चीजें उसमें दिखती हैं। और मेरेस्मस में क्या होता है? सेकंड 6 मंथ ऑफ लाइफ में होता है, अगले 6 महीने में, ठीक है। बहुत प्रोटीन कैलोरी लो डाइट। हेयर लॉस, ओल्ड पर्सन लाइक, बूढ़ा जैसा दिखने लग जाता है बच्चा, इसमें सीवियर मसल लॉस वगैरह हो जाता है। तो ये था प्रोटीन की फंक्शन के साथ साथ उनकी क्या क्या डिजीज है। तो ये क्वेश्चन में सभी चीजें आपको मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या होता है, क्या है हमारा? देखो क्लासिफाई करो न्यूट्रिएंट्स को और बैलेंस डाइट की कंपोजिशन बताओ। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है तो मैंने ये भी कवर किया है। सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स, ठीक। न्यूट्रिएंट्स हमारे 2 टाइप न्यूट्रिएंट्स यार, जिनसे जो बॉडी की मेंटेनेंस हो रही है, ग्रोथ हो रही है, इन सब के लिए जो हमारे क्या है रिस्पॉन्सिबल है वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिनसे पोषण मिल रहा है। तो 2 टाइप्स के होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो यानी कि जो स्मॉल अमाउंट में चाहिए, तो कौन कौन से विटामिन और मिनरल्स हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट जो लार्ज अमाउंट में चाहिए, जैसे वाटर, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन्स, ठीक है।
और इसमें हमें बैलेंस डाइट की कंपोजिशन भी बतानी थी। तो थोड़ा एक बार डेफिनेशन पे नजर मार लेते हैं बैलेंस डाइट की। बैलेंस डाइट क्या होती है? ऐसा हमारा खाना है जिसमें एडिक्वेट अमाउंट में, ये मैं पहले ही पढ़ा चुकी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सब होना चाहिए जिनसे एनर्जी मिले और गुड हेल्थ बनी रहे। बैलेंस डाइट प्रिवेंट करती है डिजीज से, ठीक है, ड्यू टू माल न्यूट्रिशन से, यानी न्यूट्रिशन की कमी से होने वाली बीमारियों से बचाती है। अब कंपोजिशन देखिए बैलेंस डाइट की तो क्या होगी, अनाज वगैरह जितना भी हो गया हमारा, सीरियल्स, वो 400 ग्राम सबसे ज्यादा है, ठीक है, ये होना चाहिए। पल्सेस, दाल वगैरह हो गई, वो 55 से 70 ग्राम। लीफी वेजिटेबल 100 ग्राम, इसको आपको रट लेना है बिल्कुल। लीफी वेजिटेबल 100 ग्राम, अदर वेजिटेबल 75 ग्राम, ठीक। मिल्क 200 ग्राम, देखो सीरियल्स यानी गेहूं वगैरह हमारा, देखो आटा वगैरह यानी जैसे रोटी वगैरह बन रही है, 400 ग्राम। दूध 200 ग्राम, उसका आधा दूध चाहिए, ठीक है। और वेजिटेबल्स का आधा हमारा फैट, मीट, ये सब चला जाएगा, 35-30 ग्राम। एग भी 30 ग्राम, फ्रूट भी 30 ग्राम, शुगर जैगरी भी 30 ग्राम। तो सबसे ज्यादा हमें कार्बोहाइड्रेट, रोटी वगैरह ज्यादा इस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो ये थी हमारी बैलेंस डाइट का क्या कंपोजिशन। तो इस तरीके से हमारे पूरे 16 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाते हैं। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं। और हाँ, इसके बाद हमें बताएं जल्दी से, और हमें कौन से सब्जेक्ट के पहले तैयार करने चाहिए, क्योंकि देखो यार, सोशल फार्मेसी मुझे पता है सब सोचते हैं हम तो खुद ही इसमें लिख के आ जाएंगे, बट कुछ चीजें होती है जो हमें इसमें पढ़नी चाहिए। और हाँ, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, जितने भी क्वेश्चन कराएं, बस आप इतना ही अगर अच्छे से पढ़ के चले जाओगे तो, और ये कितने यार 4-5 दिन लगेंगे आपको, ये क्वेश्चन अच्छे से आपको याद हो जाएंगे, कवर हो जाएगा टॉपिक। सो और हाँ, इसके प्रॉपर नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। सो थैंक यू।